21 एक अनजाना सच। रिया ने उसे गले लगाए हुए ही कहा, तुझे कुछ भी शेयर करना हो तू मुझसे बेझिझक कर सकती है, समझी। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गले लगी रही। रिया समझ रही थी कि बात शरद से ही जुड़ी हुई है, तभी ईशानी इतनी अपसेट है। रिया ने अभी कुछ पूछना सही नहीं समझा। रिया प्यार से उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कही, अभी कुछ मत सोच, चल रात बहुत हो गई है, सोते हैं, आजा। रिया ने ईशानी को लेटाया और खुद भी उसके बगल में लेट गई। रिया मन ही मन सोचने लगी कि जैसा उसने चाहा था वैसा तो हुआ ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे को अपनी दिल की बात तो कही ही नहीं। रिया ने पलटकर देखा, ईशानी सो चुकी थी। उसने लैंप ऑफ किया और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। अगले दिन सब जल्दी उठ गए। राज ने सबके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। सब एक साथ बैठ के रूम में ही ब्रेकफास्ट करने लगे। रिया की नज़र राज पे थी। वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन राज तो खाने में बिजी था। सब रेडी रहना, 2 घंटे में चेकआउट करना है रिजॉर्ट से। और हाँ, हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा, शरद ने कहा। क्यों भाई, वैसे भी मुझे तो ट्रेन की आदत नहीं रही अब, रिया ने कहा। कल से जो लगातार बारिश हुई है उसके वजह से विजिबिलिटी 0 हो गया है। आज भी तूफान आने का अलर्ट दिया गया है, राज ने खाते हुए कहा। एक ट्रेन ही है जो चल रही है, जाना तो है ही, ट्रेन से जाए या फ्लाइट से क्या फर्क पड़ता है, शरद ने रिया को समझाते हुए कहा। सभी ब्रेकफास्ट कर चुके थे। रिया उठी और प्लग से अपना चार्जर निकालने लगी। उसने जैसे ही चार्जर निकाला, बगल में रखा ईशानी का पर्स लड़ के नीचे गिर गया। पर्स टेबल के कोने से लड़कर फट गया था। ओह शीट, रिया जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। ईशानी भी उसके पास आकर अपना सामान समेटने लगी। सो सॉरी ईशानी, गलती से गिर गया, रिया ने उदास होते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं रिया, मैं बाद में नया ले लूंगी, ईशानी ने प्यार से कहा। पर इन सामानों को रखेगी कहाँ? तेरे डॉक्यूमेंट्स है, आईडी कार्ड्स है, चल अभी चल के लेते हैं, रिया ने उसे उठाते हुए कहा। सूटकेस में रख लूंगी यार, ईशानी ने कहा। 10 मिनट में नीचे मिलो, 2 घंटे है हमारे पास, चलो चल के ले लेते हैं, शरद ने कहा और रूम से बाहर चला गया। क्या जरूरत थी तुझे बोलने की? जाके बोल शरद को, मैं मैनेज कर लूंगी, ईशानी ने कहते हुए अपना सामान टेबल पे रखा। उन्होंने कह दिया मतलब कह दिया, अब वो तुझे लेके ही जाएंगे, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राज भी मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद ईशानी शरद के साथ मसूरी के मार्केट आ गई। ये जगह मॉल रोड से फेमस है, यहाँ से तुम अपने लिए पर्स सेलेक्ट कर लो, शरद चलते हुए दुकान की तरफ देखते हुए कहा। क्या जरूरत था, काम तो चल ही जाता, ईशानी ने कहा। शरद उसकी बात बिना सुने ही आगे बढ़ के एक बड़े सी दुकान में घुस गया। ईशानी भी उसके पीछे पीछे आ गई। शरद ने दुकान वाले को ईशानी के लिए पर्स दिखाने के लिए कहा। कई पर्स देखने के बाद भी ईशानी को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वो शरद की तरफ नजरें करते हुए ना में सिर हिलाया। शरद जानता था कि वो शुरू से बहुत चूजी रही है। दोनों वहां से चलकर दूसरे दुकान में गए। यहाँ पे ईशानी को पर्स के कलेक्शन पसंद आ रहे थे। उसने कई पर्स देखने के बाद 2 पर्स फाइनल किए। इतना पसंद आ गया कि 2 ले लिए, शरद ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, एक रिया के लिए, ईशानी ने कहा। दोनों ने पेमेंट किया। ईशानी अब शॉपिंग के मूड में आ चुकी थी। उसने साड़ी, शॉल, जैकेट्स और भी गर्म कपड़े लिए। ये क्या भई, कितना भगा रही हो मुझे, आई एक पर्स खरीदने थी और अब इतनी शॉपिंग, शरद ने फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहा। चिढ़ाना बंद करो, टाइम कहाँ मिला कुछ खरीदने का, अब मिला है तो सोचा सबके लिए कुछ न कुछ खरीद लूं। बार बार थोड़ी ही यहाँ आने का मौका मिलेगा, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ये बात शरद को छू गई। ईशानी ऐसी ही थी, सबके बारे में सोचने वाली, सबकी परवाह करने वाली। और ईशानी की यही बात शरद को हमेशा खुश कर जाती थी। शरद बस एक लास्ट चीज लेनी है फिर वापस चलते हैं, ईशानी ने कहा। आराम से ले लो, हमारे पास काफी टाइम है, शरद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलो, ईशानी ने कहा। ईशानी ने शरद के साथ एक वुडन शोपीस की दुकान में आई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाए और कहा, भैया ये वुडन विंड चाइम दिखाए। ईशानी ने विंड चाइम लिया और उसे बजा के उसकी आवाज सुनने लगी। ठीक है, 2 पीस पैक कर दीजिए, ईशानी ने कहा। दुकान वाला उसे पैक करने साइड में चला गया। ये किस खुशी में, शरद ने पूछा। एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए, ईशानी ने कहा। तुम्हें पता है न, मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है, शरद ने कहा। आई नो, पर ये गुड लक का साइन है, प्लीज इसे अपने ऑफिस में लगा लेना, ईशानी ने कहा। ईशानी पर आई रिक्वेस्ट, फाइन, शरद ने कहा तो ईशानी मुस्कुरा दी। दोनों खरीद के दुकान से बाहर ही जा रहे थे कि अचानक एक बूढ़ा आदमी ईशानी के पास आके खड़ा हो गया।
उसकी आंखों पे नज़र का चश्मा चढ़ा हुआ था और लंबी दाढ़ी थी। ईशानी को उस आदमी का देखना उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। वो थोड़ा पीछे हटी और शरद का हाथ पकड़ लिया। शरद चलो यहाँ से, ईशानी ने कहा। रुको, वो आदमी कहते हुए ईशानी के करीब आया। बिल्कुल आराधना मैडम की छाप हो तुम। उस आदमी के मुंह से अपनी माँ का नाम सुन ईशानी चौंक गई। शरद भी हैरान था। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? ईशानी ने कहा। जानता हूँ, अरे वो तो भगवान का रूप थी हमारे लिए, उस आदमी ने कहा। मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज, आप कुछ बता सकते हैं मेरी माँ के बारे? कुछ भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ मेरा जानना बहुत ज़रूरी है, ईशानी ने एक सांस में कहा। हाँ बता सकता हूँ, उस आदमी ने कहा। तीनों वही एक बेंच पर बैठ गए। उस आदमी ने कहना शुरू किया, 20 साल पहले की बात है, उनकी पोस्टिंग इसी एरिया में थी। वो एक काबिल आर्मी ऑफिसर थी, कैप्टन आराधना सिंह। उन्होंने यहाँ पे एक आतंकवादी का एनकाउंटर भी किया था। बहुत बहादुर थी वो, और मेरी ये जो दुकान देख रही हो ये उनकी ही देन है। मेरी दुकान में आग लग गई थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पैसे नहीं थे कि फिर से अपना दुकान खड़ा कर सके। उन्होंने ही मुझे 1 लाख रुपए दिए थे मुझे सब वापस से बनाने के लिए। ऐसी ही थी वो, यहाँ के लोगों की बहुत मदद किया करती थी। हम सब उन्हें बहुत मानते थे। अपनी माँ के बारे में सुन के ईशानी के आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। शरद उसका हाथ कस के पकड़े हुए था। वैसे अभी कहाँ है वो? उस आदमी ने पूछा। ईशानी ने भरे हुए गले से कहा, जी वो अब इस दुनिया में नहीं है। कब और कैसे? उस आदमी ने कहा। इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ इतने सालों से, ईशानी ने मन ही मन कहा। आप सच कह रहे हैं न? वो आर्मी ऑफिसर थी। शरद ने कन्फर्म करने के लिए एक बार फिर पूछा। हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा, उस आदमी ने कहा। जी शुक्रिया, शरद कहते हुए ईशानी के साथ बाहर आया। ईशानी को अब पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि उसके पापा के साथ साथ सबने झूठ बोला था। उसकी माँ से जुड़ा एक अनजाना सच उसके सामने आ चुका था। ईशानी तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, शरद ने उसे संभालते हुए कहा। कैसे टेंशन न लूं? आज तक किसी ने मुझे इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? दूसरों को क्या बोलूं, मेरे पापा ने ही मुझे कुछ नहीं बताया, ईशानी कहते हुए रोने लगी। ईशानी ऐसे हिम्मत नहीं हारते, शरद ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तुम ही बताओ शरद, क्या मुझे हक नहीं है मेरी माँ के बारे में जानने का? उस दिन तुमने सही कहा था, हम अपनी जिंदगी को खुद ही उलझाते हैं। मैं अब पापा से सीधे सीधे पूछ लूंगी कि उन्होंने ये क्यों छुपाया और मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी। और उन्होंने नहीं बताया तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, ईशानी ने गुस्से से कहा। शरद उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, गुस्से में लिया हुआ हर कदम गलत होता है। मैंने अपने लाइफ में ये गलती कर चुकी है, प्लीज तुम मत करना। एक पिता से दूर रहने का दर्द क्या होता है ये शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है, शरद ने कहा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। शरद की ये बात सुन के ईशानी ने उसे गले से लगा लिया। सॉरी, तुम क्यों माफी मांग रही हो? जो मेरे किस्मत में था वो मुझे मिल रहा है। बस मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने तुमसे बातें छुपाई है तो जरूर कुछ तो कारण रहा होगा, शरद ने ईशानी को समझाते हुए कहा। ईशानी ने कहा, मैं एक काम करता हूँ। जिस हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ को लास्ट टाइम एडमिट किया गया था, वहाँ मैं अपने सोर्स से पता करने की कोशिश करता हूँ। कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा, फिर हम शांति से इस बारे में सबसे बात करेंगे, शरद ने कहा तो ईशानी ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों रिजॉर्ट वापस आ गए। राज ने कैब टाइम पे बुलवा लिया था। सबने अपना सामान लिया और स्टेशन के लिए निकल गए। करीब 3 घंटे बाद सब देहरादून स्टेशन पहुंचे। 22 प्यार की डास्टल। स्टेशन पे पहुंचते ही राज ने ट्रेन का टाइम चेक किया। ट्रेन राइट टाइम पे थी। सब वेटिंग रूम में आ गए। राज ने ईशानी और रिया को बैठाया और शरद के साथ कुछ स्नैक्स खरीदने चला गया। ईशानी अपने मोबाइल पे बिजी थी। रिया ने उसे देखते हुए कहा, ईशानी तू ठीक तो है न? हाँ, ईशानी ने कहा। वो अभी भी मोबाइल पे लगी हुई थी। नहीं, वो कल रात को तू बहुत अपसेट लग रही थी। ऐसा क्या हुआ था? रिया ने कहा। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ईशानी ने कहा। कुछ ही दिनों बाद तुझे शरद भाई को छोड़कर जाना होगा, इसलिए रिया ने कहा तो ईशानी खामोश हो गई। उसने अपना मोबाइल पर्स में रखा और सामने देखने लगी। पता है ईशानी, राज और मैं जब एक दूसरे से पहली बार प्यार का इजहार किए थे, वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। लेकिन जब राज के पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे थे तब राज से दूर होने का डर मुझे सोने नहीं देता था। थैंक्स टू भाई, उन्होंने राज के पेरेंट्स को मना लिया। प्यार का एहसास खूबसूरत तो होता है, पर अपने प्यार को खुद से दूर जाता देखना कई ज्यादा दर्दनाक होता है, रिया ने कहा तो ईशानी उसे देखने लगी।
उसके आंखों में नमी आ गई। रिया ने उसे समझाते हुए कहा, देख ईशानी, कहीं न कहीं शरद भाई भी तुझे चाहते हैं। तू माने या न माने पर यही सच है। अपने प्यार का इजहार कर दे ईशानी, इससे पहले कि और देर हो जाए। अपने प्यार से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ जाएगी तुझे भाई की कमी खलेगी। उनका चेहरा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ, समझ जा। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र दिखती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्यार वो आज भी प्रिया से ही करता है, ईशानी ने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा। रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अभी भी नहीं समझ रही है। तुझे अगर मानना ही नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझे तो जो कहना था ईशानी मैंने कह दिया, बाकी तेरी मर्जी। प्रिया वहां से उठकर वेटिंग रूम के बाहर चली गई। ईशानी बस उसे जाते हुए देखने लगी। कैसे समझाओ तुझे, एक तरफा प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ईशानी ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। सब ट्रेन में चढ़े और अपनी सीट पे आ गए। राज और शरद ने सामान एडजस्ट किया। शरद विंडो पे आके बैठ गया। ईशानी ने बॉटल स्टैंड में लगाया और उसके बगल में बैठ गई। शरद को एकदम से याद आया। ओह ईशानी, तुम यहाँ विंडो सीट के पास बैठ जाओ, शरद ने कहा। इट्स ओके शरद, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, ईशानी ने कहा। पर तुम्हें तो विंडो की सीट पसंद है, शरद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पसंद है पर जरूरी नहीं, ईशानी ने कहा। वो ईयरफोन कान में लगा के गाने सुनने लगी। शरद भी आंख बंद करके थोड़ी देर सो गया। राज रिया एक दूसरे से बात करने में बिजी हो गए। 1 घंटे बाद सबको भूख लगने लगी। राज ने रिया को सैंडविच और जूस की बोतल निकालने को कहा। शरद भी जग चुका था। रिया ने सबको सैंडविच दिया, सिर्फ ईशानी को छोड़ के। ईशानी को क्यों नहीं दिया? राज ने कहा। वो खुद निकाल के भी ले सकती है, रिया ने उखड़ते हुए कहा। ये क्या तरीका है रिया, शरद ने कहा। ईशानी अच्छे से समझ रही थी कि रिया उससे गुस्सा है। रिया वहां से उठ के चली गई। मैं थोड़ी देर में आई, ईशानी ने कहा और उसके पीछे चली गई। रिया दरवाजे के पास खड़ी थी। चल अंदर, यहाँ खड़े रहना सेफ नहीं है, ईशानी ने कहा। रिया चुप खड़ी थी, इतनी नाराज है कि अब बात भी नहीं करेगी, ईशानी ने फिर कहा। तू मेरी बात सुनती भी है क्या, जो मैं बोलूं, प्रिया ने कहा। मैं तेरी सारी बातें तो सुनती हूँ, बस तू जो चाहती है वो नहीं हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ईशानी ने कहा। अगर ये साबित हो जाता है कि भाई के मन में तेरे लिए फीलिंग्स हैं, तब तो उन्हें बता देगी ना कि तू उनसे प्यार करती है, रिया ने कहा। अगर ऐसा होता तो मैं खुद शरद को प्रपोज कर देती, फिर दिक्कत ही क्या थी रिया। लेकिन वो मेरी केयर एक दोस्त की हैसियत से करता है जिसको तूने प्यार का नाम दे रखा है, ईशानी ने कहा। ये केयर ही प्यार है और मैं साबित कर दूंगी, रिया ने उसे गले लगाते हुए मन में कहा। ईशानी और रिया वापस अपने कंपार्टमेंट में आ गई। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर राज को थोड़ा अजीब लगा। उसने शरद से पूछा, भैया कुछ देर पहले रिया गुस्से में यहाँ से निकली थी, पर अब नज़ारा कुछ और ही है। ये ऐसी ही है, पल भर में गुस्सा होती है और पल भर में मान भी जाती है, शरद हंसते हुए कहा। इन लड़कियों को समझना मुश्किल है, राज ने मन ही मन कहा। रात हो चुकी थी। स्टेशन में आने में अभी आधा घंटा बाकी था। सब उतरने के लिए तैयार थे। राज अपने मोबाइल में गेम खेलने में बिजी था। रिया ने उसका मोबाइल छीनते हुए कहा, क्या दिन भर बस इसी पे लगे रहते हो? अरे ये क्या किया, बस जीतने ही वाला था मैं, राज ने कहा। हमारा प्लान तो फ्लॉप चला गया ना। सोचा था भाई और ईशानी एक दूसरे को दिल की बात बता कह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिया ने कहा। ओफो, इतनी सी बात, मेरी जान, हम 50% तो कामयाब हो ही गए हैं, राज ने कहा। मतलब, रिया ने चौंक के कहा। राज ने उसे सामने देखने का इशारा किया। ईशानी और शरद हाथ में हाथ डाले हुए हंस हंस करके बातें कर रहे थे। बीच में शरद ईशानी का नाक दबा के उसे परेशान भी कर रहा था। देख रही हो, राज ने कहा। रिया ने उन दोनों को देखते हुए कहा। दोनों नजदीक तो थे, पर नजदीकियां सही मायनों में इस सफर के दौरान ही बढ़ी है। कल की ही बात ले लो, ईशानी की तबीयत खराब होने पर पूरा दिन वो कैसे उसके साथ साए की तरह बने हुए थे। रात में भी रिजॉर्ट में नीचे दोनों साथ ही थे, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया समझ चुकी थी कि राज उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए कही, लेकिन प्यार का इजहार बहुत जल्द होगा। ये तो पता है कि ईशानी शरद भैया को लाइक करती है, और आज ये भी कंफर्म हो गया है कि शरद भैया भी ईशानी को लाइक करते हैं। ईशानी के लिए शरद भैया के दिल में प्यार दस्तक दे चुका है। जल्द ही इश्क का इजहार दोनों की ज़बां पे होगा, राज ने कहा तो रिया ने उसके हाथों में हाथ डाला और उसके कंधे पे अपना सिर टिका के उन दोनों को देखने लगी। अच्छा, अब मेरा मोबाइल वापस करो, मुझे गेम खेलना है यार, राज ने कहा। नहीं, क्या जब देखो तब इसी पे लगे रहते हो, रिया ने कहा।
दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगे। थोड़ी देर में स्टेशन आ गया। शरद ने ड्राइवर को कह के पहले ही कार मंगवा ली थी। सभी वहां से सीधे घर आए। सब बहुत थक चुके थे। नीता ने सभी के लिए खाना लगाया। सबने खाया और सोने चले गए। शरद और नीता नीचे ही थे। नीता किचन समेट के बाहर आई तो शरद वहीं खड़ा था। वो आया और नीता को गले से लगाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माँ। नीता ने देखा घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। शरद हमेशा की तरह उसे विश करना नहीं भूला था। थैंक यू बेटा, चल अब जाके सो जा, बहुत थक गया होगा, नीता ने प्यार से कहा। जी माँ कहते हुए शरद ने नीता के हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया। अरे इसकी क्या जरूरत थी, नीता ने कहा। जरूरत कैसे नहीं थी, आपका बर्थडे गिफ्ट है, कहते हुए शरद ऊपर अपने रूम में जाने लगा। नीता उसे दिल से आशीर्वाद दे रही थी, खुश रहो बेटा। शरद अपने रूम में आने से पहले ईशानी के रूम में गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। ईशानी सो चुकी थी। वो अंदर आया तो देखा ईशानी पसीने से भीग चुकी थी। शरद ने जल्दी से AC ऑन किया, उसके हाथ से मोबाइल लिया और टेबल पे रखा। रिया प्लीज लाइट भी ऑफ करती जाना, ईशानी नींद में ही बड़बड़ाते हुए कही। शरद ने लाइट ऑफ किया और अपने रूम में आके सो गया। अगले दिन सभी जल्दी उठ के फ्रेश हुए। रात को देर हो गई इसलिए राज रिया के घर ही रुक गया था। राज नाश्ता करके अपने घर निकल ही रहा था कि ईशानी ने उसे रोका। राज, ये कुछ गिफ्ट्स है तुम्हारे परिवार के लिए, ईशानी ने बैग उसके हाथ में देते हुए कहा। ओह, तो तुमने इतनी शॉपिंग कर भी ली मसूरी में, वैसे थैंक्स, अगर खाली हाथ जाता तो सब गुस्सा करते, कहते इतनी दूर गया और कुछ भी नहीं लेके आया, राज ने कहा तो ईशानी जोर से हंसने लगी। राज ने सबको बाय कहा और चला गया। नीता और विक्रांत ईशानी को ही देख रहे थे। सामाजिक और संस्कारी दोनों ही है हमारी ईशानी, विक्रांत ने नीता को देखते हुए कहा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिश्तों को कैसे संभालते हैं ये ईशानी को बहुत अच्छे से पता है, नीता ने कहा। शरद आज जल्दी ही ऑफिस चला गया था। ईशानी अपने रूम के बालकनी पर खड़ी थी। उसके मन में अभी भी उस दुकान वाले आदमी की बातें घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उसके पापा को उसकी मां की आइडेंटिटी छुपानी पड़ी। वो सोच में डूबी ही थी कि रिया उसके रूम में आई। ईशानी तू अपना मोबाइल नीचे ही भूल आई थी, पब्लिशर का कॉल आ रहा है, जल्दी उठा, रिया ने कहा। ईशानी ने मोबाइल लिया और बात करने लगी। रिया भी बालकनी पर आकर खड़ी हो गई। राहुल भी उसी वक्त अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। कार में 2 लोग सिगरेट पी रहे थे। राहुल कार से बाहर निकला। उसके हाथ में सिगरेट थी। उसने उसे फेंका और अंदर आने लगा। रिया को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भागते हुए नीचे गई और राहुल को कस के थप्पड़ मारा। ईशानी ने ऊपर से देख लिया। उसने फोन रखा और जल्दी से दोनों के पास नीचे आई। क्या हुआ रिया, तूने उसे थप्पड़ क्यों मारा, ईशानी ने पूछा तो रिया ने जली हुई सिगरेट की तरफ इशारा किया। राहुल सहमा हुआ खड़ा था। ईशानी ने तो पहले भी ये सब देखा हुआ था। अंदर चल के बात करते हैं, ईशानी ने कहा। 23 राहुल की प्रॉब्लम। ईशानी रिया और राहुल को अपने रूम में ले आई। उसने राहुल को बैठाया और पानी दिया। रिया राहुल को गुस्से में घूर रही थी। शांत हो जा रिया, ईशानी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कैसे शांत हो जाओ यार, तू देख रही है इसके कारनामे, ये अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि ये सब करेगा। अगर पापा को पता चला न तो पता नहीं वो क्या करेंगे। वैसे ही उनको सिगरेट और शराब से सख्त नफरत है, रिया ने कहा तो राहुल डर गया और रोते हुए बोला, प्लीज पापा को मत बताना, अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया है और पढ़ाई के बजाय तू ये सब कर रहा है। भगवान का शुक्र है किसी ने देखा नहीं, लेकिन मैं भाई को जरूर बताऊंगी, रिया ने कहा और सोफा पे जाके बैठ गई। रिया तूने सिर्फ एक साइड देखा है, एक बार राहुल की भी बात सुन ले। राहुल ये सब बहुत दिनों से चल रहा है, मैंने कई बार देखा है, इसलिए प्लीज झूठ मत बोलना। ये गंदी हैबिट्स तुझे कैसे लगी, ईशानी ने उससे आहिस्ता से पूछा। दिदू ये दोनों संजय और अमर थे, दोनों सीनियर है, कॉलेज में डरा धमका के रखते हैं सबको। पहले ही दिन इन्होंने हम जूनियर्स की रैगिंग की, मुझे जबरदस्ती सिगरेट पीने को कहा जो मैं नहीं करना चाहता था। उसके बाद इन्होंने सिगरेट पीते हुए मेरी वीडियो बना ली और तब से ब्लैकमेल करते हैं। कैंटीन के बिल, प्रोजेक्ट सब मुझसे करवाते हैं और अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं, राहुल ने सारी सच्चाई कह दी। ईशानी और रिया को सारा माजरा अब अच्छे से समझ में आ गया था। रिया उठ के आई और उसके बगल में बैठते हुए कही, अकेले ही ये सब सहता रहा, एटलीस्ट हम में से किसी को बताना चाहिए था। वी आर फैमिली, कोई तुझे कुछ नहीं कहता। बिल्कुल सही कह रही है रिया, तुझे बताना चाहिए था राहुल,
गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ईशानी ने उसे समझाते हुए कहा। मैं बहुत डर गया था। वीडियो तो अभी भी उनके पास ही है। अगर बताता तो वो दोनों उसे वायरल कर देते और पापा या भाई देख लेते तो क्या होता। पापा तो मुझे घर से ही निकाल देते, राहुल ने कहा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब वो तुझे तंग नहीं कर पाएगा। कल कॉलेज से कितने बजे छूटेगा? ईशानी ने पूछा। यही कोई शाम के 5 बजे। पर आप करने क्या वाली हो दिदू? राहुल ने कहा तो ईशानी मुस्कुराते हुए कही, तू ये सब छोड़, मैं उन दोनों को देख लूंगी, लेकिन एक प्रॉमिस कर, तू आगे से कुछ भी अपने परिवार से नहीं छिपाएगा। हम प्रॉमिस कर, कोई भी प्रॉब्लम क्यों न हो जाए, तू छिपाएगा नहीं, रिया ने राहुल को गले से लगाते हुए कहा। ईशानी ने भी प्यार से उसके गाल खींचे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा, राहुल ने कहा। एक प्रॉमिस तू भी कर रिया कि तू मेरे छुटकू को कभी नहीं मारेगी, ईशानी ने कहा। रिया राहुल का गाल सहलाते हुए कही, सॉरी, बहुत जोर से मार दिया ना, आगे से नहीं मारूंगी, कहते हुए रिया के आंखों में आंसू आ गए। ईशानी उठी और दोनों को गले से लगा लिया। रात को सभी खाना खाने आ चुके थे। नीता खाना परोस रही थी और ईशानी और रिया उसकी मदद कर रही थी। थोड़ी देर में सबने खाना शुरू किया। 6 दिन बाद सारे शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं रह गया है अब, विक्रांत ने खाते हुए कहा। परेशान क्यों हो रहा है? तैयारियां तो लगभग हो ही गई, देवेंद्र ने कहा। जी पिताजी, पर बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ, विक्रांत ने रिया की तरफ देख के कहा। शरद है न, कुछ 19-20 होगा तो ये संभाल लेगा, देवेंद्र ने कहा तो विक्रांत सिर नीचे करते हुए एक नज़र शरद को देखे। दादू, कोई कमी नहीं होगी, शरद ने भरोसा दिलाते हुए कहा। सब खाना खा के उठ चुके थे, बस ईशानी ही वहीं बैठी रह गई। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। नीता किचन में थी और सब अपने रूम में जा चुके थे। शरद पानी का बॉटल लेके ऊपर जा रहा था। वो जाता इससे पहले उसकी नज़र ईशानी पे पड़ी। अभी तक यहाँ बैठी हो, उठना नहीं है क्या? शरद ने कहा तो ईशानी का ध्यान टूटा। हाँ, वो बस कुछ सोचने लगी थी, ईशानी ने उठते हुए कहा। थोड़ी देर गार्डन एरिया में चलोगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शरद ने कहा और दोनों बाहर आ गए। कहो, क्या कहना है? ईशानी ने चलते हुए कहा। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ को लास्ट टाइम वडोदरा के द्वारकीश हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। मैं अपने सोर्स से कुछ लोगों से पता करने को कहा है। बहुत जल्द कुछ न कुछ पता चल जाएगा, शरद ने कहा। सच्ची? ईशानी ने खुशी से कहा। तो अब टेंशन मत लो। ओके, शरद ने कहा तो ईशानी ने उसे कस के गले लगा लिया। अंदर से नीता की आवाज़ आई तो ईशानी जल्दी से पीछे हटी। सॉरी, वो आई मीन थैंक यू, ईशानी लड़खड़ाती आवाज़ में कही और जाने लगी। शरद उसे जाता हुए देख रहा था। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले दिन ईशानी जल्दी उठी। आज उसे देवेंद्र और नीता के साथ पंडित जी से मिलने जाना था। सब टाइम पे आके नाश्ता किए और अपने अपने काम पे चले गए। राहुल के कॉलेज जाने का टाइम हो रहा था। वो काफ़ी डरा हुआ था। ईशानी और रिया उसके पास आई। बिना डरे कॉलेज जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं न, ईशानी ने कहा। रिया ने उसका बैग देते हुए कहा। बी स्ट्रॉन्ग, वो कमीने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राहुल को उन दोनों से काफ़ी हिम्मत मिली। उसने स्माइल किया और कॉलेज के लिए निकल गया। ईशानी भी देवेंद्र और नीता के साथ निकल गई। ईशानी ने रास्ते में जाते हुए पूछा, हम लोग पंडित जी से मिलने किस सिलसिले में जा रहे आंटी? बेटा, मम्मी जी की बरसी आने वाली है, तो बस उसी के सिलसिले में बात करनी है, नीता ने कहा। ओह, मुझे पता नहीं था, ईशानी ने कहा। तीनों पंडित के घर पहुंच चुके थे। देवेंद्र और नीता पंडित जी से बात करने लगे। ईशानी घर के बाहर ही थी। उसने देखा कि 2 बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ईशानी को बच्चों से बहुत लगाव था। वो उनके पास गई। आप दोनों का क्या नाम है? ईशानी ने प्यार से पूछा। मेरा नाम अनुराग है और इसका नाम देव है, उनमें से एक बच्चों ने कहा। वाह, बहुत ही प्यारा नाम है, ईशानी ने कहा और अपने पर्स से चॉकलेट निकाल के दोनों को दिया। घर के अंदर से दोनों की मां निकल के बाहर आई। उसने ईशानी को देख के पूछा, जी आप कौन? मैं अपने आंटी के साथ आई हूँ, पंडित जी से मिलने, ईशानी ने सामने इशारा करते हुए कहा। उस औरत ने दूर से झांका। अच्छा, नीता जी और देवेंद्र जी आए हैं, मैं जानती हूँ उन्हें। वैसे आप कौन? उस औरत ने कहा। जी, मैं रिया की दोस्त, मतलब आंटी की बेटी, उसकी शादी अटेंड करने आई हूँ, ईशानी ने कहा। बच्चे जिद करते हुए और चॉकलेट मांगने लगे। उनकी माँ ने उन्हें डांट दिया। अरे आंटी, कोई बात नहीं, इन्हें डांटिए मत, मेरे पास और भी है, ईशानी ने पर्स में से और चॉकलेट दिए। नीता और देवेंद्र बाहर आ चुके थे।
नीता ने ईशानी को बुलाते हुए चलने को कहा। तीनों कार में बैठ के मेन मार्केट चले आए। नीता शॉपिंग करने लगी। सुबह से दोपहर हो चुका था। ईशानी को राहुल की फिक्र हो रही थी। ईशानी घर चलने के लिए जिद करने लगी तो दोनों उसकी बात मानते हुए घर आ गए। घर आते ही ईशानी रिया के पास गई। रिया मेरे साथ चल, मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी, ईशानी ने कहा। कहाँ ईशानी? रिया ने कहा। राहुल के कॉलेज, उन कमीनों को सबक सिखाना है, ईशानी ने कहा। रिया ने कहा और ईशानी के साथ जाने लगी। पीछे से नीता ने दोनों को रोका। कहाँ जा रही तुम दोनों? एक जरूरी काम है, निपटा के आते हैं, ईशानी ने कहा। दोनों कॉलेज के लिए कैब से निकली। अगर ड्राइवर के साथ जाती तो घर में सबको पता चल जाता। कॉलेज से छूटने का टाइम हो रहा था। राहुल अपने दोस्त के साथ क्लासरूम के बाहर निकलकर बात कर रहा था। संजय और अमर दोनों राहुल के दोस्त को साइड करते हुए उसके सामने आ खड़े हुए। लो आ गए दोनों कमीने, राहुल के दोस्त नवीन ने मन ही मन कहा। चल आज हमें बाहर जाना है, मस्ती करने का बहुत मूड हो रहा है। एक बियर तुझे भी पिला देंगे, संजय ने कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, राहुल ने उसकी आंख में आंख डालते हुए कहा। अबे पेमेंट तू ही करेगा, कैश नहीं है तो कार्ड से कर देना, अमन ने कहा और दोनों जोर से हंसने लगे। क्यों, तुम्हारे बाप का नौकर है वो जो तेरा पेमेंट करेगा, ईशानी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सब पीछे मुड़कर देखने लगे। ईशानी रिया के साथ खड़ी थी। वो संजय के पास आई और उल्टे हाथ से जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतने जोर का लगा कि वो नीचे गिर गया। अमन ने ईशानी पे हाथ उठाने की कोशिश की तो ईशानी ने उसका हाथ मोड़ के पीठ से लगा दिया। अमन को तकलीफ हो रही थी। आज के बाद अगर राहुल को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिया इसके पॉकेट से मोबाइल निकाल, ईशानी ने कहा। रिया ने मोबाइल लिया, अमन से पासवर्ड खुलवाया, राहुल के साथ साथ और बच्चों के सारे वीडियोस डिलीट किए। इन दोनों ने जिसको परेशान किया है वो बिना डरे मेरे साथ चलिए। कई सारे स्टूडेंट्स ईशानी के साथ चल दिए। ईशानी संजय और अमन को घसीटते हुए प्रिंसिपल ऑफिस लेके आई। ट्यून बेचारा किसी को अंदर जाने से रोक ही नहीं पाया। ईशानी सीधे अंदर घुस गई। 24 ऑफिसर्स गर्ल। ईशानी संजय और अमन को लेते हुए प्रिंसिपल के सामने आई। प्रिंसिपल चौंकते हुए खड़े हो गए। आप कौन है और इन दोनों को ऐसे घसीटते हुए क्यों ला रही है, उन्होंने कहा। सर ये तो आप इन स्टूडेंट्स से ही पूछिए, ईशानी ने दरवाजे पे खड़े स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रिंसिपल ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके ऑफिस के सामने ही खड़े थे। सबने संजय और अमन के खिलाफ गवाही दी। सब उन दोनों की गुंडागर्दी से परेशान हो चुके थे। मैं चाहूँ तो इन दोनों के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन इससे आपके कॉलेज का रेपुटेशन और नाम दोनों ही खराब हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि आप इन दोनों के अगेंस्ट एक्शन ले, ईशानी ने कहा तो प्रिंसिपल ने तुरंत उन दोनों के पेरेंट्स को बुलाया। काफी देर बात करने के बाद दोनों को लास्ट वार्निंग दे के छोड़ा गया। प्रिंसिपल ने ईशानी के कहने पर सीसीटीवी कैमरे बढ़वाने को भी कहे। अबे यार ये कौन है? सुंदर होने के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग भी है, क्या धूल चटाई है इन दोनों को, नवीन ने कहा। ये मेरी दिदू है, आर्मी ऑफिसर की बेटी है, स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं होंगी, राहुल ने गर्व से कहा। सही में यार, मान गए, मस्त बैंड बजाई है इन दोनों की, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर में राहुल को शरद का कॉल आने लगा। राहुल ने कॉल अटेंड किया। राहुल सुन, आज मैं फ्री हूँ इसलिए मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, शरद ने कहा। राहुल बुरी तरह से डर गया। अगर शरद यहाँ आ जाता तो उसे सब पता चल जाता। भैया आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा, वैसे भी मैं अपने दोस्त नवीन के साथ हूँ, राहुल ने मना करते हुए कहा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे भी छोड़ दूंगा, कह के शरद ने फोन रख दिया। शरद ने अपना माथा पीट लिया। ईशानी और रिया प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आई। राहुल अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो दोनों आज से तुझे बल्कि किसी को भी परेशान नहीं कर पाएंगे। अच्छी क्लास ली है, ईशानी ने उन गुंडों की रिया ने कहा। इस चीज के लिए तो जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, राहुल ने कहा। कैसी गड़बड़, ईशानी और रिया ने एक साथ कहा। भैया मुझे पिकअप करने आ रहे हैं, राहुल ने कहा। हे भगवान, भाई को भी आज ही आना था क्या तुझे लेने, सब पता न चल जाए, रिया घबराते हुए कही। आ रहा है तो आने दो, हम दोनों निकलते हैं, ईशानी ने कहा। रिया और ईशानी दोनों ही जल्दी जल्दी मेन गेट की तरफ आए और कैब ढूंढने लगे। इससे पहले कि वो कैब या टैम्प लेते, कई स्टूडेंट्स आके ईशानी को थैंक यू बोलने लगे। शरद भी वहां पहुंच चुका था। उसने ईशानी और रिया को देख लिया। राहुल नवीन के साथ भागता हुआ शरद के पास आया। चलिए भैया चलते हैं, कह के राहुल गाड़ी में बैठने लगा। रुकिए, ईशानी और रिया यहाँ क्या कर रही है, शरद ने पूछा। राहुल की तो आवाज ही गले में अटक गई।
कहाँ है भैया? राहुल ने कहा। शरद ने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। राहुल अब झूठ नहीं कह सकता था। शरद ने ईशानी और रिया को हाथ दिखा के बुलाया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? शरद ने पूछा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। शरद ने नवीन को घूरते हुए पूछा तो बेचारे ने डर के सब उगल दिया। ये सब सुनते ही शरद को काफी गुस्सा आया। वो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस चला गया। ये क्या किया तूने? सब बताने की क्या जरूरत थी? पता नहीं भाई, अब क्या करेंगे? राहुल ने डरते हुए कहा। तो क्या करता, उनकी डांट खाता? तेरे भाई वैसे ही इतने स्ट्रिक्ट है, नवीन ने कहा। सब काफी परेशान थे। तुम सब फालतू में पैनिक कर रहे हो। शरद को तो बताना ही था हमें। वो तुम्हारा भाई है राहुल, उसका हक है जानना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हाँ, पर ऐसे पता चलेगा ये नहीं पता था, ईशानी ने कहा। थोड़ी देर में शरद वापस आ गया और सबको कार में बैठने के लिए कहा। उसने सबसे पहले नवीन को उसके घर छोड़ा और अपने घर आने लगा। ईशानी शरद के बगल में बैठी हुई थी। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, इवन आज ये सब सॉर्ट आउट करके हम तुम्हें बता देते, ईशानी ने कहा, पर शरद चुप होकर ड्राइव करता रहा। रिया और राहुल समझ चुके थे कि आज शरद सबकी क्लास लगाने वाला है। सब घर पहुंचे। शरद ने कार पार्क की और कहा, तीनों 2 मिनट में मेरे रूम में आओ। उसने जोर से कार का दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। अब क्या होगा? रिया ने कहा। वही जो होना है, राहुल ने कहा। चुप करो तुम दोनों और चलो, ईशानी ने कहा। तीनों शरद के रूम में आकर बेड पे बैठ गए। शरद खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा था। भाई, वो मैं आपको बताने वाला था। राहुल कह रहा था कि शरद मुंह के तीनों के पास आया। तब बताता, जब बात हाथ से निकल जाती। कितने दिनों से वो ब्लैकमेल कर रहे थे तुझे? शरद ने ऊंची आवाज में पूछा। जी, वो 1 महीने से मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स को परेशान करते थे, राहुल ने घबराते हुए कहा। उन कमीनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तुझ पे, इनफैक्ट तुम तीनों पे आ रहा है, शरद ने गुस्से में कहा। ईशानी समझ रही थी कि उसका इस तरह गुस्सा होना जायज था। उसे इस बारे में पता होना चाहिए था। शरद, रिया और मुझे भी कल ही पता चला, ईशानी ने कहा। और पता चलते ही उन गुंडों से चली गई अकेले भिड़ने। तुम कोई रेसलर नहीं हो, अगर कुछ हो जाता तो एटलीस्ट मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था, शरद ने डांटते हुए कहा। पर ऑफिसर गलत तो है। ईशानी ने जो पिटा है न भाई, उन दोनों को वो देखने लायक था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने सुंदर चेहरे के पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की छुपी होगी, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल भी मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। शरद ईशानी की तरफ देखने लगा। शरद, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन जब तक बताती देर हो जाती। उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना जरूरी था। सॉरी अगर मैंने गलत किया, बट आई हैव नो चॉइस। बच्चा कब से सह रहा था। ईशानी ने सारी चीजें समझाई तो शरद को समझ में आया। उसका गुस्सा ठंडा होने लगा। देखो ईशानी, तुमने जो किया गलत नहीं था, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि समय रहते राहुल और उन स्टूडेंट्स को तुमने उन दोनों कमीनों से बचा लिया। लेकिन हमेशा प्रॉब्लम को अकेले फेस करना ठीक नहीं होता है। किसी न किसी को पता होना चाहिए, और ये बात मैं सिर्फ ईशानी ही नहीं बल्कि तुम दोनों को कह रहा हूँ, शरद ने कहा। तीनों ने सिर हिला के हाँ में जवाब दिया। शरद राहुल को अपने पास बुलाया। बच्चा, कभी भी तुझे कोई भी तकलीफ हो, तू मुझे आके जरूर बताएगा। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन इस डर से तू अपनी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं बताएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, शरद ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। भाई, मैंने रिया और दिदू से प्रॉमिस किया है और अब आपसे भी कर रहा हूँ, मैं आज के बाद ऐसी कोई भी बात आपसे नहीं छुपाऊंगा, राहुल ने गले लगकर कहा। रिया भी उठ के गले लग गई। ईशानी को भाई बहनों का प्यार देख के बहुत खुशी मिल रही थी। ईशानी जाने को हुई ही कि शरद ने दोनों को गले लगाए हुए उसका हाथ भी पकड़ लिया। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। ईशानी ने पलकें झपकाते हुए मुस्कुरा दिया। अगले दिन ईशानी की बुक रिलीज होने वाली थी, उसके लिए वो काफी एक्साइटेड थी। वो जल्दी से खाना खाकर सोने चली गई। उसको कॉपी साइन करने के लिए टाइम पे पहुंचना था। सुबह जल्दी उठ के वो फ्रेश हुई और तैयार होने लगी। उसने आज पिंक टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहना हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। नीता के आवाज देते ही वो नीचे आ गई। सब नाश्ता करने के लिए मौजूद थे। सबकी नज़र ईशानी पर ही टिक गई। अरे, ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? देवेंद्र ने ईशानी को देखते हुए कहा। क्या दादू, आप भी न? ईशानी ने शर्माते हुए कहा। हाँ, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, विक्रांत और नीता ने कहा। वैसे इतना सज सवर के कहाँ चली, प्रिया ने कहा। मेरी बुक रिलीज हो गई है, मुझे कॉपी साइन करने जाना है, ईशानी ने कहा। हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई बेटा।
आशा करता हूँ तुम खूब आगे बढ़ो, विक्रांत ने प्यार से कहा। पहली कॉपी मुझे चाहिए, राहुल ने कहा। ईशानी शरद की तरफ देखते हुए कही। सॉरी राहुल, बट फर्स्ट कॉपी तो ऑलरेडी बुक है, मैं तुझे दूसरी दे दूंगी। शरद ये सुन के मुस्कुराने लगा। ईशानी मुझे भी चाहिए, देवेंद्र ने कहा। ओह दादू, आप नहीं पढ़ पाओगे। ईशानी ने ये स्टोरी न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग लिखा है, रिया ने कहा। बेटा मैं पुराने ख्यालात वाला नहीं हूँ, आज की जनरेशन को भी अच्छे से समझता हूँ, देवेंद्र ने कहा तो सब जोर से हंस पड़े। 25 स्पेशल गिफ्ट। ईशानी अपना नाश्ता करके अपने रूम में आ गई। वो अपना पावर बैंक पर्स में डालते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास आई। सामने एक बॉक्स रखा हुआ था जिसके नीचे एक पेपर दबा हुआ था। ईशानी ने बॉक्स खोला तो उसमें एक सोने की चेन थी जिसमें छोटा सा डायमंड का लॉकेट लगा हुआ था। ईशानी ने जल्दी से पेपर पढ़ा। ईशानी हैंडराइटिंग को देखते ही पहचान गई कि ये शरद ने लिखा है। ईशानी मुझे पता है तुम्हें ये सब एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, लेकिन प्लीज़ इससे एक्सेप्ट कर लेना। आज के इतने खास मौके पर तुम ये पहन के जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ईशानी ने चेन को पहन लिया और खुद को शीशे में देखने लगी। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने शरद को वीडियो कॉल लगाया। शरद कार ड्राइव कर रहा था। उसने कॉल कनेक्ट करके स्टैंड पर लगा दिया। ईशानी उसके सामने चेन पहने बैठी थी। सोचा अब इतने प्यार से गिफ्ट दिया है तो दिखा भी दूँ। बताओ कैसी लग रही हूँ, ईशानी ने पूछा। बहुत सुंदर लग रही हो, शरद ने कहा। वैसे बड़े स्पेशल तरीके से गिफ्ट दिया है तुमने, ईशानी ने कहा। आप स्पेशल हो तो स्पेशल तरीके से ही गिफ्ट देना होगा न, शरद ने कहा तो ईशानी मुस्कुराने लगी। वैसे अचानक ये क्यों, ईशानी ने कहा। याद है तुम्हारी चेन टूट गई थी। मुझे तुम्हें सुना गले देखना पसंद नहीं, इससे हमेशा पहन के रखना प्लीज, शरद ने बहुत ही प्यार से कहा। ईशानी ने कहा। आज ईशानी को भी शरद की आंखों में अपने लिए प्यार दिख रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब शरद ने इस स्पेशल तरीके से उसे कुछ दिया था। तो क्या रिया सही कह रही थी, ईशानी मन ही मन में सोच ही रही थी कि शरद ने उसे टोका। कहाँ खो गई, कहीं नहीं, क्या हुआ, अपनी नई बुक को लेकर नर्वस तो नहीं हो? थोड़ी सी, 2 बेस्ट सेलिंग नॉवेल दे चुकी हो, एंड आई एम श्योर ये वाली भी बेस्ट सेलिंग बन जाएगी। तुम जो लिखती हो वो दिल से लिखती हो, जो सीधे लोगों के दिलों से कनेक्ट होता है। सो डोंट वरी, सबको तुम्हारी नॉवेल बहुत पसंद आएगी, शरद ने प्यार से समझाते हुए कहा। थैंक यू, किस लिए? मुझे मोटिवेट करने के लिए। चलो मैं रखता हूँ, शरद अभी कह ही रहा था कि कार क्रैश होने की जबरदस्त आवाज आई। फोन कट हो चुका था। हेलो शरद, मेरी आवाज आ रही है? ईशानी बोलती जा रही थी। उसने कई बार कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। ईशानी की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो भागते हुए नीचे आने लगी। सब हाल में ही बैठे हुए थे। ईशानी क्या हुआ बेटा, नीता ने कहा। ईशानी इतनी डरी और घबराई हुई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ईशानी मेरी तरफ देख, क्या हुआ है, आराम से बता, रिया ने पूछा। मैं शरद से बात कर रही थी और अचानक से कार क्रैश होने की आवाज आई। तब से कॉल लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है, ईशानी ने कहा तो सब घबरा गए। नीता और विक्रांत काफी डर गए थे। थोड़ी देर में ईशानी को शरद के नंबर से कॉल आया। उसने जल्दी से उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़के ने कहा, जी मेरी बात ईशानी जी से हो रही है? हाँ मैं ही बोल रही हूँ, पर आप शरद के फ़ोन से क्यों बात कर रहे हैं? वो कहाँ हैं? ईशानी ने एक सांस में कहा। डायलर लिस्ट में पहला आपका नाम था इसलिए आपको कॉल किया। जी उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें पास के ही हॉस्पिटल में लाए हैं। घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, आप प्लीज़ यहाँ आ जाए, उस लड़के ने कहा। थैंक यू सो मच भैया, आप मुझे इसी नंबर पे हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कीजिए, कहते हुए ईशानी ने फ़ोन रखा। क्या हुआ, वो ठीक तो है? नीता ने रोते हुए पूछा। हमें हॉस्पिटल जाना होगा अभी, ईशानी ने कहा। रिया तुम घर में रुको और पिताजी को कुछ मत बताना, उनका बीपी बढ़ जाएगा, विक्रांत ने कहा। सब बाहर आकर कार में बैठे। विक्रांत ने ड्राइवर को जल्दी से हॉस्पिटल चलने को कहा। पूरे रास्ते भर नीता रोती ही जा रही थी। ईशानी उनको संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो खुद ही बहुत डरी हुई थी। तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। ईशानी ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा और सब सीधे शरद के पास आए। नीता और विक्रांत रूम के अंदर गए। ईशानी दूर एक कोने में खड़ी थी। उसने अपने आंसू पोंछे। शरद लेटा हुआ था। उसको ठीक देखकर ईशानी की जान में जान आई। डॉक्टर शरद अब कैसा है? विक्रांत ने डॉक्टर को साइड में लाकर कहा। चिंता की कोई बात नहीं है, बस हाथ और सिर में थोड़ी सी चोट लगी है, हमने पट्टी कर दिया है,
आप शाम तक इन्हें घर वापस ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। थैंक यू डॉक्टर, विक्रांत ने कहा। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? शायद आप जानते नहीं हैं कि आपका बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी है। इन्होंने यहाँ के कई मरीज के इलाज का खर्चा खुद ही उठाया है। आप बहुत लकी है कि आप ऐसे बेटे के पिता हैं। ये यहाँ कई बार आते रहते हैं, डॉक्टर ने कहा और मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। विक्रांत को अपने बेटे की तारीफ सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। भले ही वो शरद से नाराज थे, लेकिन ये भी सच था कि वो उसे प्यार भी बहुत करते थे। आखिर विक्रांत का दिल भी एक बाप का था। नीता शरद के पास बैठी थी। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। अरे माँ, मैं ठीक हूँ, ये थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगा, शरद ने कहा। आप सब प्लीज बाहर जाए, इतने लोग पेशेंट के पास अलाउड नहीं है, नर्स ने कहा तो विक्रांत नीता को लेकर बाहर आए। ईशानी वही खड़ी रही, वो नहीं गई। ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपने बुक लॉन्च पर होना चाहिए, शरद ने कहा। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देख रही थी। नर्स इंजेक्शन लगाने के लिए शरद के पास आई। वो घबराते हुए कहा, इसकी क्या जरूरत है? नर्स, कौन है तुम या वो? ईशानी ने कहा। ये है, शरद ने धीरे से कहा। तो उन्हें उनका काम करने दो, प्लीज आप थोड़ा आराम से लगाएगा, ईशानी ने कहा। इंजेक्शन से शरद को बहुत डर लगता था और ये बात ईशानी से बेहतर कोई नहीं जानता था। नर्स इंजेक्शन लगा के बाहर चली गई। ईशानी शरद के पास ही खड़ी थी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? ईशानी ने कहा। मैं ठीक हूँ, पर मैंने जो कहा है उसे सुनो, तुम जाओ। आज तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है, शरद ने कहा। क्या जाओ जाओ लगा रखा है? तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ईशानी ने गुस्से से कहा। तुम्हारे यहाँ रहने से मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा। और तुम ये बेवकूफ जैसे क्या बोल रही हो? इस खास दिन का तुम्हें कितने दिन से इंतजार था। मीडिया प्रमोशन भी होगा, जाओ जल्दी, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, शरद ने भी गुस्से से कहा। विक्रांत पीछे खड़े सारी बातें सुन लिए। वो ईशानी के पास आए। बेटा तू यहाँ की चिंता मत कर, अभी इसका बाप जिंदा है, संभाल लेगा इसे। तुम्हारा जाना जरूरी है, विक्रांत ने प्यार से समझाया। विक्रांत की बात ईशानी टाल नहीं पाए और उनकी बात मानते हुए वो चली गई। नीता, इससे कह दो कि आराम करे और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे, विक्रांत ने नीता की तरफ देखते हुए कहा। शरद नजरें नीचे किए बैठा था। विक्रांत डॉक्टर से बात करने उनके कैबिन में चले गए। नीता शरद के बगल में बैठते हुए कही, मैंने सुना तुमने ईशानी को कितने जोर से डांटा। वो बेचारी तो तेरे को देखने आई थी। हाँ तो देख लिया, और डांटता नहीं तो क्या करता, पागलों जैसे बात कर रही थी। आज उसका यहाँ नहीं बल्कि वहाँ होना ज्यादा जरूरी है, शरद ने कहा। पर शाम को तुम्हें ही उसे मनाना पड़ेगा, नीता ने कहा। शरद को भी थोड़ा खराब लग रहा था कि उसे आज के दिन ईशानी को डांटना नहीं चाहिए था। वो अपने किए पे अफसोस कर रहा था। इधर शरद के लिए ईशानी की बेचैनी को देखकर नीता का शक अब विश्वास में बदल चुका था कि हो न हो ईशानी शरद से प्यार करती है। शाम हो चुकी थी। नीता और विक्रांत के साथ शरद घर आ चुका था। राहुल और रिया शरद को लेकर रूम में ले आए। भाई आप ठीक हो? राहुल ने पूछा। भाई मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ, रिया ने कहा। अरे बस बस, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, बस जाते हुए मेरा लैपटॉप दे जाना, शरद ने कहा। शरद लैपटॉप पे बैठ के काम करने लगा। रात के 8 बज चुके थे। ईशानी भी घर पर वापस आ चुकी थी। वो आते ही सीधे शरद के रूम में गई। 26 लकी और अनलकी। शरद आगे बढ़ के पानी का ग्लास लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ की चोट की वजह से वो ले नहीं पा रहा था। ईशानी रूम में आ चुकी थी। उसने जल्दी से जाके पानी का ग्लास उठाया और शरद को पकड़ाया। थैंक्स, शरद ने कहा। ये स्टंट करने की क्या जरूरत थी? जानते हो कि हाथ में चोट लगी है, फिर भी किसी से मांग लेते, ईशानी ने कहा। आते ही इतना लेक्चर दोगी क्या? अच्छा बताओ कैसा हुआ बुक लॉन्च? और हाँ, मेरी फर्स्ट कॉपी कहाँ है? तुम्हारी नॉवेल तो पहले मैं ही पढ़ूंगा, शरद ने स्माइल करते हुए कहा। ईशानी बिना कहे ही जाने लगी। शरद ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने आज हॉस्पिटल में तुम्हें डांट दिया इसलिए नाराज हो, शरद ने कहा। ईशानी पीठ किए हुए ही कही, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। आई एम अनलकी फॉर ऑल। ये क्या कही जा रही हो, शरद ने कहा। वही जो सच है, अनलकी हूँ मैं, इसलिए माँ इतनी जल्दी छोड़ के चली गई। फिर तुम्हारे जिंदगी में आई तो प्रिया तुमसे दूर चली गई, और आज मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कैसे माफ करती शरद? मैं तो जीते जी मर ही जाती, ईशानी बस कहती चली जा रही थी।
शरद ने उसे अपनी तरफ खींच के सीने से लगा लिया। क्या बकवास कर रही हो? शरद ने कहा। ईशानी बस रोई चली जा रही थी। इसमें तुम्हारी गलती कैसे हुई? मेरी ही गलती है शरद। तुम ड्राइव कर रहे थे, मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था। आई एम इरेस्पॉन्सिबल, आई एम अनलकी फॉर यू, ईशानी ने कहा। ईशानी, सबसे पहले अपने आप को अनलकी बोलना बंद करो। किसी और का पता नहीं, पर तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तुमने मुझे उस फ्रॉड मैनेजर से बचाया, तुमने मुझे मेरे परिवार की इम्पोर्टेंस को रियलाइज करवाया, यहाँ तक कि तुमने मुझे मेरे भाई से मिलवा दिया। शरद ने राहुल की बात छेड़ी तो ईशानी हैरान होकर उसे देखने लगी। राहुल ने कुछ कहा क्या? ईशानी ने उसकी तरफ देख के पूछा। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मैं राहुल से मिलने हर महीने उसके हॉस्टल जाता था, उसको गिफ्ट्स चॉकलेट्स देता था। उसे लगता था कि पापा ने मेरी वजह से उसे हॉस्टल भेज दिया। इतना नाराज था कि समझ में नहीं आता था कि उसके सामने कैसे जाओ। मैं उसका भाई हूँ, भला मैं उससे प्यार क्यों नहीं करता? इस बात का रियलाइज तुमने उसे कराया। शरद, वो मैं जानता हूँ, वो टिकट्स तुमने ही उसके रूम में रखे थे। शरद, उसे पता होना चाहिए कि उसका भाई उसको बहुत मानता है, इसलिए मैंने ये किया। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस दुनिया की सबसे लकीएस्ट पर्सन हो। रही बात प्रिया की, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तकदीर में हम दोनों का मिलना नहीं लिखा था। पर वर कुछ नहीं। सबसे पहले रोना बंद करो, क्योंकि रोते हुए तुम बहुत बदसूरत लगती हो। ये तुम्हारे लड्डू जैसे गाल पे मुझे ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, शरद ने कहा तो ईशानी मुस्कुरा दी। कुछ भी, ईशानी शरद को कोहनी मारते हुए कही। शरद ने ईशानी का माथा चूम लिया। ईशानी ने अपने पर्स से अपनी नॉवेल की फर्स्ट साइन कॉपी निकाल के शरद के हाथ में रखी। शरद एक्साइटेड हो के उसके फ्रंट कवर को देखने लगा। लाइफ इज अ ड्रीम, वाओ, नाइस टाइटल, शरद कहता हुआ पन्ने पलटने लगा। नीता शरद के लिए खाना लेकर आई हुई थी। उसने उन दोनों की बात सुन ली थी। उन्होंने दरवाजा नॉक किया। ईशानी शरद से दूर हट गई। अरे बैठो बेटा, मैं तो बस खाना लाई थी, नीता ने कहा। जी आंटी, मैं फ्रेश हो के आती हूँ, ईशानी ने कहा। फ्रेश हो जाओ तो शरद के पास थोड़ी देर आके बैठ जाना, नहीं तो ये काम में बिजी रहेगा और खाना खाना भूल जाएगा, नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। जी आंटी, कहते हुए ईशानी वहां से चली गई। नीता रिया के रूम में आई। वो बेड पे लेटे हुए गाने सुन रही थी। नीता ने स्पीकर ऑफ कर दिया। क्या मॉम ऑफ क्यों किया? मेरे फेवरेट प्लेलिस्ट चल रहा था, रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। क्योंकि मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है, ईशानी और शरद के बारे में, नीता ने कहा तो रिया शांत हो गई। सच सच बताना रिया, ईशानी शरद से प्यार करती है कि नहीं? नीता ने पूछा तो रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ईशानी ने किसी को भी बताने से मना किया था। नीता को पूरा यकीन था कि एक रिया ही है जिससे ईशानी कुछ नहीं छुपाती है। नीता ने फिर से पूछा तो रिया को बताना ही पड़ा। वो बहुत पहले से ही लाइक करती है भाई को, लेकिन उनकी शादी तय हो चुकी थी, इसलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा। उसके अचानक जाने का कारण भी यही था, रिया ने कहा तो नीता की आंखें भर आई। इसीलिए ईशानी यहाँ 5 सालों तक नहीं आई। अगर मैं उसे जबरदस्ती तेरी शादी में न बुलाती तो वो आती ही नहीं, नीता ने कहा। अब धीरे धीरे नीता को सारी बातें साफ हो रही थी। वो समझ चुकी थी कि वो जो सोच रही थी वो सही था। ईशानी एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर वो इस घर में बहू बन के आएगी तो हम सब बहुत भाग्यशाली होंगे। मैं दोनों के रिश्ते के लिए सबसे बात करूं क्या? नीता ने कहा तो रिया बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर एकदम से उदास होके कही, कोई फायदा नहीं है, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? नीता ने कहा। ईशानी को लगता है कि शरद भाई उसे दोस्त मानते हैं, उससे प्यार नहीं करते। उसे लगता है कि आज भी उनके मन में प्रिया बसी है, रिया ने परेशान होते हुए कहा। लेकिन ये सच नहीं है। मुझे लगता क्या यकीन है कि शरद भी ईशानी को उतना ही प्यार करता है जितना ईशानी उससे, नीता ने कहा। मुझे भी मॉम, लेकिन इन दोनों को कौन समझाए, मैं तो थक चुकी हूँ, रिया ने कहते हुए मसूरी ट्रिप के बारे में भी बताया। नीता ने उसे इस बारे में अभी किसी को बताने से मना किया। वो अपने ढंग से इस मामले को हैंडल करना चाहती थी। वो जानती थी कि शरद अपनी दिल की बात इतनी आसानी से नहीं कहेगा। बीते कुछ सालों में उसके साथ जो हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं। मॉम, आप करेगी क्या? मैं तो सोच रही हूँ कोई अच्छा सा प्लान बनाते हैं और दोनों को मिलाते हैं, रिया ने कहा। ये सब करके कोई फायदा नहीं है बेटा। जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बिल्कुल कांच की तरह। इन्हें जबरदस्ती नहीं, प्यार से जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है हमें उन दोनों को थोड़ा वक्त और देना चाहिए। वैसे भी ईशानी तेरी शादी तक यही रहेगी, नीता ने समझाते हुए कहा। लेकिन ये इसी तरह चुप रहे तो क्या होगा?
फिर तो ये दोनों कभी मिल ही नहीं पाएंगे मॉम, रिया ने चिंता जताते हुए कहा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद डायरेक्टली बात करूंगी दोनों से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दो उन्हें, वो दोनों खुद ही समझेंगे भी और इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी करेंगे, नीता ने कहा। मॉम सच्ची में ऐसा ही होगा न जैसा आप बोल रही हैं, रिया ने कहा और नीता को गले लगा लिया। बिल्कुल होगा बेटा, नीता ने कहा। दोनों की खुशी उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी। ईशानी फ्रेश होके फिर से शरद के रूम में आई। नीता ने सही कहा था, वो अपने लैपटॉप पे बिजी था और खाना नहीं खाया था। ईशानी अंदर आई और शरद की तरफ देखते हुए खाने की प्लेट की तरफ इशारा किया। शरद ने जल्दी से लैपटॉप साइड में रखा और कहा, वो बस मैं खाने ही जा रहा था। ईशानी ने उसको प्लेट देते हुए कहा, जल्दी से खाओ, फिर दवाई भी खानी है। दाहिने हाथ में चोट लगने के कारण शरद अपने उल्टे हाथ से खाने लगा। उसे काफी तकलीफ हो रही थी। मैं खिला दूं, ईशानी ने धीरे से कहा। अरे नहीं, ठीक हूँ, शरद ने कहा। लग तो नहीं रहा है, लाओ मैं खिलाती हूँ, ईशानी ने कहते हुए प्लेट हाथ में लिया और उसे खिलाने लगी। शरद खाते हुए हंसने लगा। हंसो मत, सरक जाएगा, ईशानी ने कहा। ईशानी के कहने के बावजूद भी वो हंसे ही जा रहा था। सॉरी, एक्चुअली तुम इस तरह खिला रही हो, ऐसा लग रहा है मैं कोई बच्चा हूँ, शरद ने कहा। तो गलत किया है, तुम किसी बच्चे से कम थोड़ी ही हो, ईशानी ने कहा। इस बार वो भी हंस पड़ी। अच्छा जी, कहता हुआ शरद उसे पकड़ के गुदगुदी करने लगा। ईशानी मना करने लगी, फिर भी वो नहीं रुका। नीता आंटी आप, ईशानी ने कहा तो शरद तुरंत सामने देखने लगा। सामने कोई नहीं था। ईशानी उसका हाथ छुड़ा के दूर खड़ी हो गई। क्यों, मजा आया, वो जोर जोर से हंसने लगी। शरद का चेहरा देखने लायक था। शरद को उसे इस तरह खिलखिलाते हुए हंसता देख अच्छा लग रहा था। ईशानी हंसते हंसते रुकी और कही, प्लीज अब चुपचाप खाना खा लो। शरद ने उसकी बात मानी और खाना खाया। ईशानी ने उसे दवाई दिया और बेड पे लेटाते हुए कहा, अब आराम से सो जाओ। शरद ने उसे प्यार से गुड नाइट कहा। ईशानी लाइट ऑफ करके अपने रूम में आ गई। उसने AC ऑन किया और अपने हाथों में लोशन लगाने लग गई। रामू ने दरवाजा नॉक किया। जी रामू भैया, ईशानी ने दरवाजा खोलते हुए कहा। दीदी जी, नीता मैडम ने आपके लिए खाना भिजवाया है, रामू ने कहा। मुझे भूख नहीं है भैया, प्लीज आप इसे ले जाए, ईशानी ने कहा। रामू चला गया। ईशानी अंदर आके बेड पे लेट गई, लैंप ऑफ किया और सो गई। 27 न्यू गेस्ट। ईशानी की नींद सुबह 5 बजे ही खुल गई थी। उसने सोचा कि अब नींद खुल ही चुकी है तो फ्रेश ही हो जाए। उसने हॉट शावर लिया और कपड़े पहन के तैयार हो गई। नीचे आई और अपने लिए लेमन टी बनाई। वो किचन से निकलकर गार्डन में आई और टहलते हुए लेमन टी पीने लगी। देवेंद्र भी बाहर टहल रहे थे। गुड मॉर्निंग दादू, ईशानी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, आज तुम बहुत जल्दी उठ गई, देवेंद्र ने कहा। हाँ, वो आज आंख जल्दी खुल गई। रुकिए, मैं आपके लिए भी लेमन टी बना के लाती हूँ, ईशानी ने कहा। नहीं बेटा, बाद में बना देना, अभी तुम टहलो मेरे साथ, देवेंद्र ने कहा। दोनों टहलने लगे। सुबह का मौसम काफी सुहाना था। ताज़ी हवा ईशानी को छूकर गुजर रही थी। दादू, सुबह सुबह इस तरह घास में बिना चप्पल के चलना कितना अच्छा लगता है न, उसने कहा। इससे हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, देवेंद्र ने कहा। सच्ची में दादू, ईशानी ने हैरानी से कहा। हाँ, हमारे तलवे की प्रेशर पॉइंट दबने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ऊपर से ये हरे रंग को देखने से आंख को काफी ठंडक मिलती है। ये मुझे तुम्हारी दादी ने ही बताया था, देवेंद्र हंसते हुए कहे। वाओ, दादी तो बहुत इंटेलिजेंट थी, ईशानी ने कहा। बायो की स्टूडेंट रही थी न, इसलिए, देवेंद्र ने कहा। नीता और विक्रांत भी उठ चुके थे। दोनों खिड़की की तरफ आके ईशानी और देवेंद्र को एक साथ टहलते हुए देखने लगे। पापा जी काफी खुश लग रहे हैं, ईशानी के साथ, नीता ने कहा। ईशानी है ही प्यारी और उनकी फेवरेट भी, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक नीता को कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ कहो, विक्रांत ने कहा। आपको तो पता ही है, मैंने ईशानी और शरद को सुगंधा के यहाँ भेजा था। वहाँ वो ईशानी को हमारी पुरानी फोटोज दिखा रही थी, जिसमें ईशानी की माँ की तस्वीर भी थी, आर्मी यूनिफॉर्म वाली। वो उसके बारे में मुझसे पूछ रही थी, नीता ने कहा। फिर तुमने क्या कहा, विक्रांत थोड़ा घबरा कर कहे। फिलहाल के लिए झूठ बोल के किसी तरह बात को टाल दिया है। सच पूछिए तो उस बच्ची से झूठ बोलते हुए मुझे बहुत खराब लग रहा था, पर क्या करूं, सच में बोल नहीं सकती, नीता ने खिड़की से ईशानी की तरफ देख के कहा। ये एक तरह से मेरी गलती भी है। मुझे देवेंद्र से बात करके इस बारे में ईशानी को बताना ही होगा। अगर उसे कहीं और से पता चला तो उसका हम सब पर से भरोसा न उठ जाए, विक्रांत ने कहा।
वो बहुत परेशान हो गए। नीता ने जल्दी से उन्हें पानी दिया। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। देवराज भाई साहब के आते ही हम उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, नीता ने विक्रांत को हिम्मत देते हुए कहा। ईशानी और देवेंद्र अंदर आ गए। देवेंद्र सोफा पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। ईशानी ने किचन में जाके सबके लिए लेमन टी बनाया और सबको देते हुए अपने रूम में चली गई। 8 बज चुके थे। सब फ्रेश होके नाश्ता करने हॉल में आ गए थे। सिर्फ शरद और ईशानी ही अभी तक नहीं आए थे। ईशानी अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि तभी शरद का कॉल आने लगा। उसने होल्ड किया और शरद का कॉल उठाया। एक रूम छोड़कर ही तो हो, कॉल क्यों किया? ईशानी ने कहा। अब चिल्ला के तो नहीं बुलाऊंगा तुम्हें, हेल्प चाहिए यार। राहुल को कॉल लगाया था पर पता नहीं कहाँ है, उठाया ही नहीं। शरद की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो दर्द हो रहा है। ईशानी भाग के उसके रूम में गई। वो शीशे के सामने खड़े शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा था। पहले बताना था ना शरद, खुद से करने की क्या ज़रूरत थी? ईशानी उसके पास आते हुए कही। उसने देखा उसके हाथ की पट्टी खुल चुकी है और खून निकल रहा है। ईशानी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाई, घाव को अच्छे से साफ किया और दूसरी पट्टी करने लगी। शरद को दर्द हो रहा था। बस हो ही गया, ईशानी ने कहते हुए पट्टी किया। एक हेल्प और कर दोगी प्लीज, ये शर्ट पहना दो, शरद ने कहा। मैं राहुल को भेजती हूँ, ईशानी ने कहा। क्यों अब तुम यहाँ हो तो उसे क्यों बुला रही हो? शरद ने कहा। मैं लड़की हूँ शरद, समझा करो, ईशानी ने कहा तो शरद मुस्कुराने लगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बिना शर्ट के तुमने मुझे देखा ही नहीं। चलो नाटक मत करो, इधर आओ यार, मेरी हेल्प करो, शरद ने हक से कहा। सच तो ये था कि ईशानी को भी उसके करीब होना अच्छा लगता था। वो मना नहीं कर पाए और उसे शर्ट पहनाने लगी। ईशानी के बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे। शरद ने हमेशा की तरह इस बार भी उसके बालों की लट को कान के पीछे कर दिए। ईशानी ने उसे देखा और फिर नजरें नीचे करके बटन लगाने लगी। चलो हो गया, अब नाश्ता करने नीचे आ जाओ, ईशानी कहते हुए रूम के बाहर निकल गई। शरद इससे पहले कुछ कहता वो जा चुकी थी। दोनों नीचे आके सबके बीच बैठ गए। शरद को तैयार देखकर नीता ने कहा, सुन तू ऑफिस जाने की तो नहीं सोच रहा है? नीता, इससे कह दो कि अभी 2-3 दिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी इसे आराम की जरूरत है। जो भी काम है वो घर से भी मैनेज हो सकता है। ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर ने कहा है, विक्रांत ने नीता को देखते हुए कहा। तेरे पापा सही कह रहे हैं, अभी कुछ दिन घर से काम कर, नीता ने विक्रांत की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। जी माँ, शरद ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा। नीता ने शरद को सूप और सैंडविच दिया जिससे वो आराम से खा सके। खाते हुए अचानक शरद को खांसी आने लगी। ईशानी जल्दी से उठी और उससे पानी दिया। मैं ठीक हूँ, शरद ने कहा। क्या ठीक हो? धीरे धीरे खाओ न, इतनी जल्दी क्या है? ईशानी ने कहा। सही तो कह रही है ईशानी, एक काम कर ईशानी, तुम ही इसे खिला दो, नीता ने कहा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रात में नीता ने ईशानी को शरद को खिलाते वक्त देख लिया था। इतना तो ठीक है ही आंटी की खुद से खा ले। ईशानी जल्दी से आके अपनी जगह पर बैठ गई। हाँ माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ही हूँ, शरद ने ईशानी को देखकर कहा। नीता और रिया एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रही थी। सभी ने अपना नाश्ता किया और उठ के चले गए। ईशानी, रिया और शरद हाल में ही थी। मेन डोर की बेल बजी तो रामू ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जिसने पुलिस फोर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। शरद है घर पे? उस आदमी ने पूछा। जी भैया जी घर पर ही है, रामू ने कहा। उनसे कहो समीर आया है, वो समझ जाएंगे, उस आदमी ने कहा। रामू अंदर आया और शरद को बताया। समीर का नाम सुन के शरद के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो दरवाजे के पास आया। उसके पीछे पीछे ईशानी और रिया भी आ गई। अबे साले, अब आ रहा है तू? आईपीएस बनते ही हम सबको भूल गया क्या? शरद ने उसके गले लगते हुए कहा। ईशानी और रिया उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना ब्लैक गॉगल्स निकालते हुए कहा। कैसी बात कर रहा है, मैं भला अपने जिगरी यार को कैसे भूल सकता हूँ? अब तो यही दिल्ली में ट्रांसफर हो गया है, अब तो तुझसे मिलना जुलना लगा ही रहेगा, समीर ने कहा। ओह माय गॉड समीर तुम? ईशानी और रिया ने एक साथ कहा। जी हाँ मैडम, आईपीएस समीर सिंह, उसने फुल एटीट्यूड से कहा। चल अब बाहर ही खड़ा रहेगा कि अंदर भी आएगा? शरद कहता हुआ उसे अंदर लाया। क्या बात है समीर, इस आईपीएस के ड्रेस में बड़े स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन कंजूस तो तुम पहले की तरह ही हो। आईपीएस बन गए और ट्रीट भी नहीं दिया, ईशानी ने कहा तो शरद और रिया हंसने लगे। ओ मैडम, मेरी छोड़िए, आप इतनी बड़ी ऑथर बन चुकी है, उसकी ट्रीट कहाँ गई? और ये महाशय इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए और रिया तुम तो शादी करने जा रही हो।
तुम सबकी ट्रीट का क्या? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब तो तुम आ ही गए हो, सब अपनी अपनी ट्रीट दे ही देंगे। खुश, रिया ने कहा। रिया की शादी है, तुझे आंटी अंकल को लेकर आना है, समझा कि नहीं? शरद ने कहा। बिल्कुल आऊंगा और मम्मी पापा को भी जरूर साथ लाऊंगा। वैसे कुछ खिला पीला तो सही, इतनी दूर से आया हूं, समीर ने शरारत से कहा। अबे साले, तू कभी नहीं सुधरेगा। रिया, हमारे न्यू गेस्ट के लिए जरा कुछ खाने के लिए पेश किया जाए, शरद हंसता हुआ बोला। काफी देर तक चारों बातें करने में मग्न थे। सब बहुत खुश थे, और खुश भी क्यों नहीं होते इतने दिन बाद जो मिल रहे थे। ईशानी और रिया समीर के मुंह में मोतीचूर के लड्डू और गुलाब जामुन ठुसी चली जा रही थी। अरे बस करो भाई, इतना भी मत खिलाओ कि मेरे एब्स ही दिखना बंद हो जाए, समीर ने कहा। अच्छा जी, अब एब्स की चिंता होने लगी, कोई मिल गई है क्या? रिया ने चिढ़ाते हुए पूछा। ऐसा कुछ होता तो तुम ही तीनों को सबसे पहले बताऊंगा, समीर ने कहा। अचानक समीर का ध्यान शरद के माथे और हाथ की पट्टी पे गया। ये तुझे चोट कैसे लगी? समीर ने पूछा तो ईशानी ने सब बताया। 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा यार, शरद ने कहा। अपना ध्यान रखना। चलो अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन हम सब एक दिन प्लान बनाते हैं और मिल के मस्ती करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, समीर ने कहा। डन, रिया ने कहा। समीर सबको बाय बोलते हुए चला गया। 28 बाइट हुए कल की डास्टिक। समीर के जाने के तुरंत बाद ही एक पार्सेल वाला आया। पार्सेल ईशानी के नाम था, इसलिए उसी ने पार्सेल रिसीव किया। एक बहुत बड़ा पैकेट था। रिया पार्सेल को छीनते हुए टेबल पे ला कर रख दी। इतने बड़े पैकेट में क्या है ईशानी? रिया ने कहा। राहुल भी नीचे आते हुए बोला, ये क्या है? आया ईशानी के लिए है तो उसे देखने दो न, पीछे हटो, शरद ने दोनों को डांटते हुए कहा। ईशानी ने पैकेट खोला, उसमें उसकी न्यू नॉवेल की कॉपीज थी। ये मेरी बुक्स की कॉपीज आई है, उसने कहा। वाओ, मुझे पढ़ना है, रिया ने कहा। और मुझे भी, राहुल ने कहा। राहुल और रिया भागकर आए और उसमें में से एक एक कॉपीज लेके चले गए। ईशानी मुस्कुराते हुए बाकी की बुक्स लेके अपने रूम में जाने लगी। शरद भी उसके साथ ऊपर आया। तुम तो रियल में काफी फेमस हो गई, शरद ने कहा। सच बात तो ये है कि मुझे मेरे रीडर्स ने फेमस किया है। उन्होंने मेरे कंटेंट को पसंद किया, उसमें विश्वास दिखाया, इसलिए आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उन रीडर्स में मैं भी एक हुआ, शरद ने ईशानी को देखकर कहा। तुम कैसे हुए? तुमने तो आज तक मेरी एक भी नॉवेल नहीं पढ़ी, और ये नई वाली भी कहाँ पढ़ी अभी तक, ईशानी ने कहा। तुम्हारी पहली नॉवेल अ मैरिड गर्ल, जिसमें तुमने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि लड़कियों की शादी कर लेने के बाद उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आता है। तुमने एक मैरिड वुमेन के उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जिस पे हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। दूसरी नॉवेल लॉस्ट इन योर लव, जो 2 स्पेशल कपल्स की कहानी है। कहानी का मॉरल यह है कि प्यार का सही मतलब सिर्फ शादी कर लेना ही नहीं, बल्कि प्यार आपको किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बना देता है, ये दिखाया है। प्यार का मतलब अपने पार्टनर को समझना, उसकी फीलिंग्स की कदर करना, ये होता है। तुम्हारी नोवेल्स में एक स्पेशल मैसेज छुपा होता है ईशानी, जो बहुत खास होता है। शरद ने ईशानी की नोवेल्स को इतनी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया कि खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम मेरा लिखा सब पढ़ते हो, ईशानी ने कहा। तुमने कभी पूछा ही नहीं, शरद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इतने अच्छे से तो मैं भी अपने स्टोरीज को डिस्क्राइब नहीं कर पाती, ईशानी ने कहा। थैंक यू। एक्चुअली इन 5 सालों में तो तुम यहाँ थी नहीं, तो सोचा तुम्हारी नोवेल से ही काम चला लूं, शरद मुस्कुराता हुआ आगे चला गया। ईशानी उसे बस एकटक जाता हुआ देख रही थी। तुम्हारी यही अनोखी बातें मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ खींच लेती है, शरद, ईशानी मन ही मन में कहा। देवेंद्र के कहने के मुताबिक विक्रांत अगले दिन मंदिर में भंडारा करवाने का आयोजन करवाने चले गए। नीता नौकरों से कहकर गार्डन की सफाई करवा रही थी। देवेंद्र भी वही खड़े बाकी का काम देख रहे थे। बेटा, टेंट और लाइट वाले को शाम को टाइम पे आ जाने के लिए बोल दिया है ना? आज ही सब कुछ हो जाए तो अच्छा है, कल के ऊपर कुछ नहीं छोड़ सकते, देवेंद्र ने कहा। नीता कुछ बोलती उससे पहले राहुल वहां भागता हुआ आ गया। दादू, आप टेंशन मत लीजिए, बात हो गई है, वो टाइम पे आ जाएगा, राहुल ने कहा। अरे वाह, तू कब से घर के कामों में हाथ बटाने लग गया? चल, तुझमें थोड़ी समझदारी तो आई, देवेंद्र ने हंसते हुए कहा। कैसी बात कर रहे हैं दादू, मैं कितना तो हेल्प करता हूँ घर के कामों में। भैया ने पहले ही टेंट वाले को बोल दिया था, शाम को जब वो आएगा तो मैं यहाँ पे चेक करने के लिए खड़ा रहूँगा। भैया ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, आप फिक्र मत करिए, राहुल ने कहा और वहाँ से चला गया। देवेंद्र नीता की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। चाहे कितनी भी तबीयत खराब क्यों न हो,
कितना भी बिजी क्यों न हो लेकिन अपनी जिम्मेदारियां को निभाना भूलता नहीं है हमारा शरद, देवेंद्र ने कहा। नीता थोड़ा उदास होते हुए कही, पापा जी ध्यान तो सबका रखता है, बस थोड़ा ध्यान खुद का भी रख ले तो अच्छा होता। मेरी मानो तो उसको शादी के लिए मनाओ। ईशानी के लिए रिश्ता तो देख ही रहे हैं, लगे हाथ शरद के लिए भी देख लेंगे, देवेंद्र ने कहा। नहीं पापा जी, उसने साफ साफ मना किया है, वो अभी शादी नहीं करेगा, नीता ने कहा। अभी नहीं करेगा, कभी तो करेगा। एक लड़की गलत निकल गई इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी में उसे अच्छी लड़की मिलेगी ही नहीं, देवेंद्र ने कहा। अच्छी लड़की तो उसके सामने ही है पापा जी, पर वो समझे तब तो, नीता ने धीरे से कहा। कुछ कहा बेटा? देवेंद्र ने पूछा। नहीं कुछ भी नहीं, मैं एक बार सामग्री देख लेती हूँ, कुछ छूट न जाए, नीता कहते हुए वहां से चली गई। ईशानी अपने रूम में आके अपनी सारी बुक्स बुकशेल्फ में लगाने लगी। वो अभी भी शरद के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शरद के मन में उसके लिए सिर्फ दोस्ती है या प्यार। वो उठ के खिड़की के पास आई और अपने सिर पे दोनों हाथ रख लिए। तू ज्यादा ही सोच रही है ईशानी, वो तुझसे नहीं बल्कि आज भी प्रिया से प्यार करता है। लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो अपने लिए प्यार क्यों नजर आता है, ईशानी कहते हुए अपने बेड के पास आई और अपना मोबाइल जोर से पटक दिया। वो बेड पे लेट गई और लेटे लेटे ही उसकी आंख लग गई। विक्रांत घर वापस आ चुके थे। नीता विक्रांत के लिए चाय और नमकीन ले आई। वहां मंदिर में भंडारे की तैयारी हो गई। नीता ने चाय देते हुए कहा, सब हो गया है। यहाँ सब हो गया, विक्रांत ने कहा। सब कुछ हो गया है, कल का दिन पापा जी के लिए बहुत खास है, नीता ने कहा तो विक्रांत मुस्कुराते हुए कहे, खास तो होगा ही, इतना प्यार जो करते थे माँ से। माँ तो चली गई पर उनकी यादें, उनका एहसास उनके अंदर ही रह गया। मैं भी माँ को बहुत मिस करता हूँ। पता है माँ हमेशा मेरे और विवान के लिए एक जैसे ही कपड़े लाती थी, एक ही कलर, सेम डिजाइन। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था हम अलग अलग दिखे, लेकिन देखो आज माँ के साथ साथ विवान भी। कहते हुए विक्रांत की आंखों में आंसू आ गए। नीता ने विक्रांत के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, संभालिए खुद को। पता नहीं विवान ने ऐसा क्यों किया नीता, विक्रांत परेशान होते हुए कहे। जो होना था हो चुका है, ये बातें यहाँ मत करिए, कोई सुन लेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नीता ने कहा। विक्रांत नीता के समझाने पर अपने आंसू पोंछे और चाय पीने लगे। देवेंद्र भी हाल में आके उन दोनों के पास में बैठ गए। मैंने विक्रांत की बीवी और बेटी को कल सुभद्रा की बरसी पे बुलाया है, देवेंद्र ने कहा तो विक्रांत के हाथ से चाय का कप छूट के नीचे गिर गया। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी पिताजी, विक्रांत ने थोड़ा गुस्से में कहा। जरूरत क्यों नहीं है, वो भी इस परिवार का हिस्सा है, देवेंद्र ने कहा। वो अपने मायके में खुश है तो निशा अगर यहाँ आएगी तो विवान का नाम फिर से इस घर में छिड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, विक्रांत ने कहा। बेटा ऐसा नहीं होता, तुझे विक्रांत से इतनी प्रॉब्लम क्यों थी, आज मुझे बताना ही पड़ेगा, देवेंद्र ने भी गुस्से से कहा। नीता ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वहां से विक्रांत को ले जाना बेहतर समझा। पापा जी छोड़िए ये सब बातें, बच्चे सुन लेंगे, और आप मेरे साथ चलिए, नीता कहते हुए विक्रांत को अपने साथ रूम में ले गई। आप पापा जी से क्यों बहस कर रहे थे, नीता ने कहा। तो क्या करूं, अभी ईशानी यही है, अगर निशा और उसकी बेटी यहाँ आएंगे तो कहीं सच्चाई गलत तरीके से बाहर न आ जाए। हमारा बिता हुआ कल फिर दस्तक दे रहा है नीता, विक्रांत घबराते हुए कहे। उनके माथे पे पसीना आ गया। निशा ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो विवान जी जैसी नहीं है और ये आपको भी पता है, नीता ने समझाते हुए कहा। पता है लेकिन जबान का क्या भरोसा, फिसल गई तो वो ईशानी को जानती है, विक्रांत ने कहा। मैं हैंडल कर लूंगी, आप बेफिक्र रहिए, नीता ने भरोसा दिलाते हुए कहा। हाँ नीता, सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो इस प्रॉब्लम को, विक्रांत ने कहा। रात के 8 बज रहे थे, सब डिनर के लिए नीचे आ चुके थे, लेकिन ईशानी नहीं आई थी, वो अभी सो रही थी। ये ईशानी कहाँ है, नीता ने रिया से पूछा। मॉम मैं दोपहर के बाद उससे मिली नहीं, अपने रूम में ही होगी, रिया ने कहा। एक बार देख के तो, नीता ने कहा। जी मॉम, रिया ने कहा और ऊपर ईशानी के रूम में आई। ईशानी सो रही थी, रिया उसके पास गई, वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। तुम मुझसे प्यार करते हो न शरद, बोलो ना। रिया ये सुन थोड़ी उदास हो गई। रिया ने धीरे से ईशानी का माथा चूम लिया। तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा ईशानी, रिया ने कहा और उसे प्यार से उठाया। ईशानी खाना नहीं खाना, चल अब उठ जा, रिया के जगाते ही ईशानी उठ गई। यार मैं कब से सो रही हूँ, वो आंख मलते हुए कही। छोड़ न, चल मुंह धो ले और नीचे चल, रिया ने कहा। ईशानी ने जल्दी से अपना फेस वॉश किया, बाहर आई और अपना दुपट्टा लेते हुए रिया के साथ नीचे आ गई।
वो धीरे से आकर बैठ गई। कुछ जरूरी काम कर रही थी क्या बेटा? बैठो, मैं प्लेट लगती हूँ, नीता ने कहा। नहीं आंटी, कुछ खास नहीं, आप खाए, मैं ले लूंगी। ईशानी के प्लेट लेने से पहले ही शरद ने प्लेट बढ़ा दी। रिया ने प्लेट में रोटी, सब्जी, दाल और थोड़ा सा चावल डाला। ईशानी ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो नीता ने उसे रोका और खुद से एक कौर उसके मुंह में खिला दिया। आज तुझे अपने हाथों से खिलाने का मन कर रहा था, नीता ने बहुत प्यार से कहा। ईशानी की आंखें नम हो गई थी। सब शांत हो गए। ऐसी बात है तो मैं भी खिलाऊंगी आपको, ईशानी ने एक कौर नीता के मुंह में खिलाया। 29 विक्रांत का दर आज इतना प्यारा रहा दिदू पे माँ, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। नीता ने ईशानी के चेहरे पे प्यार से हाथ रखते हुए कहा। प्यार क्यों नहीं आएगा, जैसे मेरी रिया है वैसे ही ईशानी। ईशानी बेटा, तुम भी मेरी बेटी ही हो, नीता ने कहा तो ईशानी उठ के उनके गले लग गई। आपको कहने की जरूरत नहीं है आंटी, आप मेरी माँ ही है। माँ के जाने के बाद मैं आप सबके ही साथ ज्यादा रही हूँ, ईशानी ने कहा। बेटा चाहे कुछ भी हो जाए ये रिश्ता कभी टूटेगा तो नहीं न, नीता ने कहा। ऐसा क्यों कह रही है आंटी, ईशानी ने हैरान होते हुए पूछा। बस बता मुझे, नीता ने कहा। कभी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, ईशानी ने विश्वास दिलाते हुए कहा। नीता और विक्रांत को ईशानी के इस जवाब से काफी सुकून मिला। उन्हें भी विश्वास हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए ईशानी उन्हें जरूर समझेगी। आगे आने वाले सच्चाई से अगर उसे सामना भी करना पड़ा तो वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मॉम, शादी मेरी हो रही है, ईशानी की नहीं। थोड़े आंसू मेरे विदाई के लिए भी बचा के रखिए, रिया ने कहा तो सब हंस पड़े। चिंता मत कर, काफी आंसू बचा के रखे हैं मैंने तेरे विदाई के लिए, नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर में सबने खाना खत्म किया। जब सब उठने लगे तो रिया ने सबको रोकते हुए कहा, प्लीज आप सब लिविंग रूम में आ जाए, मुझे सबको मसूरी ट्रिप की फोटोज दिखानी है। हाँ मुझे देखना है भाई, चलो चलो, देवेंद्र खुशी खुशी कहते हुए जाने लगे। सब लिविंग एरिया में आ गए। नीता और ईशानी सबके लिए जल्दी से चाय और कॉफी बना लाए। अरे वाह, ये काम बढ़िया किया आप दोनों ने, राहुल ने कहा। शरद सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। रिया ने उसे रोकते हुए कहा, क्या भाई, हमारे साथ बैठो ना, वैसे भी आपको कल ऑफिस तो जाना है नहीं, थोड़ा लेट सो जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम लोग देखो मैं क्या करूँगा, शरद ने कहा। आ जाओ ना शरद, अच्छा लगेगा, ईशानी ने कहा तो वो मना नहीं कर पाया। रिया ने ईशानी को कोहनी मारते हुए कहा, क्या बात है, तूने कहा तो झट से मान गए, चुप कर और सामने देख, ईशानी ने उसके पीठ पे मारते हुए कहा। राहुल ने मोबाइल टीवी से कनेक्ट किया और गैलरी ओपन करके फोटोज दिखाने लगा। शरद ईशानी के बगल में बैठ गया। एक एक करके फोटोज वीडियोस चले जा रहे थे। विक्रांत का कॉल आया तो वो वहां से उठ के बात करने चले गए। अचानक शरद और ईशानी की फोटोज की स्लाइड चलने लगी। उस फोटो में शरद ने ईशानी को पीछे से पकड़ रखा था। दोनों ने तुरंत नजरें घुमा ली। ओहो, परफेक्ट कपल लग रहे हो, हाउ रोमांटिक, रिया ने ईशानी को धीरे से कहा। तुझे बस मौका मिलना चाहिए मुझे चिढ़ाने का, ईशानी ने कहा तो रिया अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लगी। राहुल ने स्लाइड आगे की। इस बार राज और रिया की फोटो सामने आई जिसमें राज उसके माथे को चूम रहा था। ओ वाओ, मेरी छोड़, तुम दोनों तो सीधे क्लाइमैक्स पे पहुंच गए, इतना रोमांटिक हो गए, ईशानी ने कहा तो रिया ने राहुल को जोर से डांटते हुए कहा, राहुल के बच्चे फोटो चेंज कर, रहने दे, थोड़ी देर और देखने दे ना, ईशानी ने फिर चिढ़ाते हुए कहा। रिया शर्म से लाल हो गई थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे तो तुम चारों की जोड़ी काफी पसंद आई, नीता ने एकदम से कहा। आंटी, ईशानी के मुंह से एकाएक निकला। शरद और ईशानी नीता को चौंक के देखने लगे। नीता को समझ में आया कि उसने अपनी मन की बात सबके सामने बोल दी। मेरा कहने का मतलब है तुम चारों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, नीता ने बात पलटते हुए कहा। बेटा मुझे भी शादी के बाद तेरी दादी को लेके मसूरी ही जाना था लेकिन लास्ट मोमेंट पे ट्रेन कैंसिल हो गई और हम उदयपुर चले गए, देवेंद्र ने कहा। दादू, उस जमाने में आप दादी के साथ हनीमून पे गए थे, राहुल ने आश्चर्य से कहा। सब हंसने लगे। अरे हमारे जमाने में भी हनीमून पे जाया जाता था, मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंड की थी, और एक बात सुनो, तुम्हारी दादी ने ही जिद की थी जाने के लिए, देवेंद्र ने हंसते हुए कहा। हम प्यार को सही तरीके से निभाना तो कोई आप और दादी से सीखे, प्रिया ने कहा। हाँ, प्यार तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत करते थे, सच कहूँ तो लव मैरिज ही समझो, देवेंद्र ने कहा। कैसे, रिया ने चौंक कर कहा। घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का कर चुका था, हम एक दूसरे को देखे नहीं थे, तुम्हारी दादी मेरे ही कॉलेज में थी और हम एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते थे,
कॉलेज के खत्म होने के बाद अपनी शादी की बात सुन के काफी अपसेट हो गए और एक दूसरे को छोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि घर वालों के अगेंस्ट जाने की न मेरी हिम्मत थी न ही तुम्हारी दादी की, देवेंद्र ने कहा। फिर क्या हुआ? शरद और ईशानी एक साथ बोले। फिर जब मैं मंडप में बैठा तो देखा कि लड़की तुम्हारी दादी ही थी। हम दोनों को मानो जिंदगी जीने का मकसद मिल गया। जो लड़की मेरे लिए चुनी गई थी वो तुम्हारी दादी यानी कि सुभद्रा ही थी। तो हुई न लव मैरिज? देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। वाओ अमेजिंग, रिया ने कहा। दादू आप बहुत लकी हैं, जिससे आपने प्यार किया वही आपकी लाइफ पार्टनर भी बनी। काश सबको अपना प्यार मिल सकता, ईशानी ने नजरें झुकाए हुए कहा और वहां से उठ के चली गई। ये ईशानी को क्या हुआ? अचानक ऐसे चली क्यों गई? देवेंद्र ने कहा। पता नहीं, शरद ने कहा। काश आपको पता होता भाई, रिया ने थोड़ा उखड़ते हुए कहा। रिया भी उठ के ईशानी के पीछे चली गई। नीता सब समझ रही थी कि ईशानी के मन में क्या चल रहा है। ईशानी की चिंता मत करिए पापा, वो ठीक है। चलिए रात बहुत हो चुकी है, अब सब सो जाते हैं, नीता ने कहा। हाँ कल पूजा के लिए सुबह उठना होगा, देवेंद्र कहते हुए अपने रूम में चले गए। शरद, नीता और राहुल भी सोने चले गए। रिया ईशानी के रूम का डोर खटखटाने लगी, पर ईशानी ने दरवाजा नहीं खोला। रिया के मोबाइल पे ईशानी का मैसेज आया। आई एम फाइन, प्लीज गो, लेट मी अलोन फॉर सम टाइम। रिया ने रिप्लाई किया ओके। रिया अपने रूम में सोने चली गई। अगले दिन सब जल्दी उठ गए। दादी की बरसी के लिए गार्डन को काफी सुंदर सजाया गया था। सब जल्दी से नहा के बाहर आए। शरद, राहुल और विक्रांत देवेंद्र के साथ गार्डन में थे। ईशानी और रिया ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाने में नीता की मदद कर रही थी। बाहर एक टैंप आके रुकी, उसमें एक औरत और लड़की थी। वो औरत निशा थी और लड़की उसकी बेटी काव्या। रामू उनका सामान उठाते हुए अंदर चला आया। निशा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई न? नीता ने किचन से बाहर आते हुए कहा। नहीं भाभी, आराम से आ गए। मुझे पता है भाई साहब नाराज होंगे। भाभी वो पापा जी ने जिद किया, बस इसलिए आना पड़ा, निशा ने सिर झुकाते हुए कहा। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा भी हक है इस घर पे, नीता ने कहा तो ईशानी चौंक गई। बहू? रिया, ये तुम्हारी चाची हैं। मैं तो इनसे आज तक कभी नहीं मिली। इसका मतलब अंकल के भाई भी हैं, ईशानी ने कहा। है नहीं, ईशानी थे। जब मैं छोटी थी तभी विवान चाचू गुजर गए थे। मुझे तो ठीक से उनका चेहरा भी याद नहीं है। चाची कभी हमारे साथ रही ही नहीं, वो अपने मायके में रहती है। पापा भी चाचू का कभी जिक्र नहीं करते, रिया ने सब कुछ बताते हुए कहा। और काव्या कैसी हो बेटा? नीता ने कहा। जी बड़ी माँ, मैं खुश हूँ, काव्या ने कहा और पैर छू के आशीर्वाद लिया। जीती रहो, तुम दोनों गार्डन में जाओ, हम आते हैं, नीता ने कहा और वो दोनों चली गई। निशा और काव्या जब गार्डन की तरफ आई तो विक्रांत बहुत परेशान हो गए। उन दोनों ने देवेंद्र से आशीर्वाद लिया, फिर विक्रांत के पास आए। भाई साहब, पापा जी के कहने पर यहाँ आना पड़ा। 2 दिनों में चले जाएंगे, निशा ने कहा। जाओ आके बैठ जाओ, थोड़ी देर में पूजा शुरू होगी, विक्रांत ने कहा और वहां से हट गए। विक्रांत का डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। शरद और राहुल भी निशा काव्या से मिले। वो भी उन्हें कई सालों के बाद देख रहे थे। विक्रांत हमेशा विवान और उसके परिवार को घर के लोगों से छुपाते रहे, लेकिन देवेंद्र की वजह से निशा और काव्या सबके सामने आ चुके थे। नीता, रिया और ईशानी ने मिलकर पूजा के लिए भोजन तैयार किया और बाहर आ गई। पंडित जी आ चुके थे। उन्होंने सारी सामग्री ली और पूजा शुरू की। सब हाथ जोड़कर बैठ गए। चारों तरफ शांति थी। धूप की खुशबू से वातावरण शुद्ध और सुगंधित हो चुका था। चतुर्थी जान पहचान। काफी देर बाद पूजा खत्म हुई। पंडित जी ने देवेंद्र को बनाए हुए भोजन को पशु पक्षियों के लिए निकालने को कहा। नीता ने पूरी, खीर और हलवा की प्लेट देवेंद्र को दी। उन्होंने पंडित जी के अनुसार पशु पक्षियों को खाना खिलाया। बाद में सभी ब्राह्मण आए और उन्हें खाना खिलाना शुरू किया गया। शरद और राहुल ने प्लेट्स और ग्लास लगाए। ईशानी और रिया ने खाना परोसना शुरू किया। पूरी खत्म होने पर ईशानी अंदर आई। काव्या भी उसके पीछे आ गई। मैं भी कुछ मदद कर दूं, काव्या ने अपनेपन से कहा। हाँ क्यों नहीं, ईशानी ने प्यार से कहा। मेरा नाम काव्या है, तुम ईशानी हो न? काव्या ने कहा। तुम जानती हो मुझे, ईशानी ने कहा। माँ एक बार बड़े पापा से बात कर रही थी, तब उनसे तुम्हारा नाम सुना था। तुम्हें देख आज पहली बार रही हूँ। वैसे तुम काफी सुंदर हो, काव्या ने कहा। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बाय द वे मैं यहाँ पे कई साल रही हूँ पर कभी तुमसे मिलना नहीं हो पाया, ईशानी ने उसे देखते हुए कहा। पापा के गुजर जाने के बाद माँ मुझे अपने साथ नाना जी के घर लेके चली गई। वहीं से एजुकेशन कंप्लीट की। पहली बार आ रही हूँ यहाँ, काव्या ने कहा। पर तुम लोग यहाँ अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहते?
ईशानी ने कहा। मन तो मेरा बहुत करता था लेकिन माँ मुझे यहाँ आने नहीं देती थी, काव्या ने उदास होते हुए कहा। ईशानी उसके पर्सनल मैटर में ज्यादा दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, कोई नहीं, रिया की शादी तक तो रुकोगी ही, अगर माँ चाहेंगी तब। काव्या ने कहा। दोनों बाहर आके पूरियां परोसने लगी। सब ब्राह्मणों के खाना खाने के बाद देवेंद्र ने उन्हें नए कपड़े देते हुए विदा किया। सब अंदर आ गए। ईशानी ट्रे लेके आ ही रही थी कि वो निशा से टकरा गई। उसकी ग्लास से भरी ट्रे नीचे गिर गई। कोई बात नहीं ईशानी, बेटा रामू उठा लेगा। जब देवेंद्र ने ईशानी का नाम सुना तो निशा उसके पास आई। उसने प्यार से उसका चेहरा हाथ में लेते हुए कहा, आई एम रियली रियली सॉरी बेटा। अरे आंटी, आप सॉरी क्यों बोल रही है, ट्रे ही तो गिरा है, मैं उठा लूंगी, ईशानी मुस्कुराते हुए कही। पर मैं ये बोझ कब तक उठाऊं? इससे पहले निशा आगे बोलती कि विक्रांत आ गए। ईशानी बेटा तुम जाओ, रामू साफ कर देगा, विक्रांत ने कहा तो ईशानी वहां से चली गई। खुद पे काबू करो निशा, ईशानी को अभी कुछ भी नहीं पता है और उम्मीद करता हूं कि उसे बताकर तुम हमारी खुशियों को हमसे छीनोगी नहीं, विक्रांत ने धीरे से कहा। माफ करिएगा भाई साहब, मुझे पता नहीं था कि उसे कुछ नहीं पता है, और वैसे मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सब खुश रहे। आपने मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे अपने पैरों पे खड़ा किया है, आपके मुझ पर बहुत एहसान है, निशा ने कहा। मैं तुम्हारे पति जैसा नहीं हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी और फर्ज निभाना आता है, कहते हुए विक्रांत आगे चले गए। निशा के आंखों में आंसू आ गए। पीछे से नीता आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कही, तुम तो जानती ही हो विवान को याद करके वो कितना गुस्सा हो जाते हैं, उनकी बात का बुरा मत मानना। कैसी बातें कर रही है आप दीदी, मैं भला बुरा क्यों मानूंगी, जितना आप दोनों ने मेरे लिए किया है उतना कोई नहीं करता, निशा ने कहा। चलो अब आंसू पोंछो निशा, घर में बच्चों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। विक्रांत ईशानी को अपने तरीके से सच बताएंगे, नीता ने कहा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उन्होंने जो गलती की थी उसका साया भी मैं इस परिवार पर पड़ने नहीं दूंगी, निशा ने विश्वास भरी नजरों से कहा। पूजा अच्छे से निपट जाने के बाद विक्रांत और देवेंद्र मंदिर के पास भंडारा करवाने चले गए। सबने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। नीता जल्दी से किचन में गई और पूरियां छानने लगी। निशा भी उसका हाथ बटाने लगी। सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। काव्या तुम यहाँ अचानक, मेरा मतलब है तुम लोग इतने सालों में हमसे मिलने नहीं आए, कभी कांटेक्ट नहीं किए, ऐसा क्यों? रिया ने पूछा तो काव्या थोड़ी घबरा गई। और मुझे तो कुछ अच्छे से याद भी नहीं है कि मेरी एक कजन सिस्टर भी है, राहुल ने हैरानी से कहा। काव्या लड़खड़ाती जबान से कही, माँ नहीं चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ आऊँ। शरद और ईशानी उसके चेहरे पे आई हुई घबराहट को साफ देख रहे थे। क्या तुम दोनों डिटेक्टिव की तरह उससे सवाल जवाब करने लगे? काव्या भी कंफर्टेबल, ये तुम्हारा ही परिवार है, शरद ने मुस्कुराते हुए कहा। नीता और निशा ने सबके के लिए प्लेट्स लगाए और नाश्ता परोसा। सबने जल्दी से नाश्ता किया और अपने रूम में आराम करने चले गए। सब बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। ईशानी किचन से पानी का बोतल लेके अपने रूम में आने लगी। उसने देखा शरद का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गई। शरद बालकनी पे खड़ा था। वो उसके पास आते हुए कही, क्या हुआ, आज अपने लैपटॉप पे बिजी नहीं हो? ऑफिस का काम नहीं करना क्या? ईशानी ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। नहीं, वो बस थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए यहाँ खड़ा हो गया, शरद ने सामने देखते हुए कहा। परेशान हो काव्या और निशा आंटी को लेकर? ईशानी ने कहा। थोड़ा अजीब लग रहा है, इतने सालों में वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? और मुझे रिया और राहुल को तो ठीक से चाचा जी का चेहरा भी याद नहीं है। पापा ने उनकी कोई तस्वीर घर में नहीं रखी है, नहीं कभी उनके बारे में बताया, शरद ने सोचते हुए कहा। यहाँ नहीं आने की निशा आंटी की चॉइस थी, लेकिन हाँ, एटलीस्ट उन्हें काव्या को सबसे दूर नहीं रखना चाहिए था। वैसे ये बड़ों की बातें हैं, इसमें मैं और तुम क्या कर सकते हैं? ज्यादा सोचो मत और जाके थोड़ा आराम कर लो, ईशानी ने कहा। तुम भी, शरद ने कहा। ईशानी अपने रूम में आ गई। उसके मोबाइल पे देवराज का कॉल आ रहा था। उसने फोन उठाया। जी पापा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, और घर में सब ठीक हैं। तुम कैसी हो और क्या कर रही थी? देवराज ने कहा। मैं भी अच्छी हूँ, आज दादी जी की बरसी थी पापा, ईशानी ने कहा। हाँ बेटा, कल ही मेरी बात हुई थी विक्रांत से, सब अच्छे से निपट गया ना बेटा? और विक्रांत कहाँ है? उसका कॉल नहीं लग रहा, देवराज ने कहा। दादू चाहते थे कि आज के दिन मंदिर में भी भंडारा हो, बस वो दोनों वहीं गए हुए हैं, ईशानी ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, गरीबों को खिलाने से पुण्य मिलता है, देवराज ने कहा। जी पापा,
तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा, देवराज ने मायूसी से कहा। ईशानी नहीं चाहती थी कि वो उदास हो। उसने कहा, रहने दीजिए, मेरे वहाँ नहीं होने से तो आप खुशी होंगे। दबा के मिठाई जो खाई जा रही होगी। आपको डायबिटीज है, भूल मत जाएगा, ईशानी ने कहा तो वो जोर से हंस पड़े। अरे नहीं बेटा, सच में नहीं खाता हूँ। फिर ठीक है, ईशानी ने हंसते हुए कहा। अपना ख्याल रखना बेटा। रखता हूँ, देवराज ने कहते हुए फोन रख दिया। विक्रांत और देवेंद्र घर आ चुके थे। दोनों अपने रूम में आके फ्रेश हुए। नीता ने दोनों के लिए चाय बनाई। देवेंद्र को उनके रूम में चाय दिया और अपने रूम में आई। विक्रांत बेड पे आंखें बंद करके सिर टिकाए हुए थे। नीता धीरे से उनके पास आई। चाय पी लीजिए, थकावट दूर हो जाएगी, उसने कहा। हाँ, थक तो गया हूँ मैं, विक्रांत ने चाय लेते हुए कहा। नीता विक्रांत को शांति से चाय पीता हुआ देख रही थी। विक्रांत चाय तो पी रहे थे पर उनका ध्यान कहीं और ही था। नीता उठ के उनके सिर को दबाने लगी। बच्चे पूछ रहे थे निशा और काव्या के बारे में, नीता ने कहा। तुमने क्या कहा? विक्रांत ने नजरें नीचे किए हुए पूछा। मैंने कह दिया कि वो उसकी चॉइस थी। वो अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहती थी, नीता ने कहा। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सामने बैठाते हुए कहे, तुम्हें भी ये तो नहीं लगता है कि मैंने काव्या और निशा के साथ ज़्यादती की है? बिल्कुल नहीं। आपने जो किया परिवार की खुशी बचाने के लिए किया। ऊपर से आपने तो काव्या की पढ़ाई से लेकर उसकी जॉब तक सब कुछ तो किया है। उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आप अपने दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकाल दीजिए, नीता ने समझाते हुए कहा। मैं नहीं चाहता था कि काव्या यहाँ रहे, नहीं तो अपने बाप की सच्चाई वो झेल नहीं पाती। दूसरी तरफ ईशानी वो बच्ची तो और भी नहीं झेल पाती। कहते हुए विक्रांत ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रख दिए। जिंदगी कभी कभी हमारा इम्तिहान लेती है, लेकिन हमें मजबूत बनाने के लिए। आप एक अच्छे पिता और भाई दोनों हैं। प्लीज उदास मत होइए, नीता ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, मुझे अपने परिवार के लिए मजबूत रहना होगा, विक्रांत पूरे आत्मविश्वास के साथ कहे।